दोस्तों ये वाली वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही थी। मैं इसे इसलिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने इस मांगा की वीडियो को नहीं देखा है। इसके न्यू चैप्टर आ चुके हैं जो मैं अपलोड करने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इस मांगा की वीडियो अपलोड करूँ तो कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, काकुमी मांगा फरवरी के लास्ट में आएगी जो आते ही अपलोड हो जाएगी। वीडियो को देखे, अगर मांगा अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। इस स्टोरी की शुरुआत प्लेनेट अर्थ के बजाय एक ऐसे छोटे से स्टार से शुरू होती है जहां पर अलग अलग प्लेनेट के लोगों ने रहने का फैसला किया। इनमें से बहुत लोगों का प्लेनेट या तो डिस्ट्रॉय हो गया है या उन्हें उनके प्लेनेट से बाहर निकाल दिया गया है। तब हम देखते हैं उस स्टार के जंगलों के अंदर एक सीएन को, जो एक डायनासोर से फाइट करने के लिए रेडी होता है। डायनासोर भी उस सीएन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तब वह यंग सीएन डायनासोर को देखकर मुस्कुराते हुए फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। उसी वक्त वह डायनासोर उस सीएन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वह यंग सीएन वहां से हट जाता है। लेकिन वह उस डायनासोर के अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में पहाड़ों से जाकर टकराता है और पहाड़ों से टकराते ही वह अपने आप को संभालता हुआ एक झटके से उस डायनासोर पर अटैक करता है। उस सीएन की किक के कारण वह डायनासोर उधर ही चित हो जाता है। डायनासोर को खत्म करते ही वह यंग सीएन उसकी पूंछ को पकड़ते हुए खुशी के मारे एक्साइटेड होता हुआ कहता है, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ में लगा है। इतना कहकर वह सीएन उस डायनासोर को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इस सीएन को देखने पर लगता है कि यह अभी तक नौसिखिया है और यह बिल्कुल गोकू की तरह हरकतें करता है। इसके कपड़े भी काफी हद तक गोकू की तरह मैच खाते हैं। तब हम देखते हैं उस छोटे से स्टार के अंदर की सिटी को, जहाँ पर अलग अलग क्रिएचर मौजूद होते हैं। इन्हीं क्रिएचर के बीच में हम देखते हैं एक लेडी को, जो काफी हद तक बुल्मा की तरह दिख रही होती है और इस वक्त वह अपने कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में डाल रही होती है। तभी वहाँ पर वही सीएन डायनासोर के साथ आते हुए कहता है, मॉम मैं घर आ गया, साथ साथ आपके लिए एक और बड़ा शिकार लाया हूँ। उस सीएन की आवाज को सुनकर वह लेडी, जो कि सीएन की मोम होती है, वह पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, माटो। इतना कहकर माटो की मोम उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम दोबारा शिकार करने के लिए अकेले निकल गए, पढ़ाई का क्या उसके बारे में कुछ सोचा है? अपनी मोम की बात को सुनकर माटो हंसता हुआ अपने बाइसेप्स को पकड़ते हुए हंसकर कहता है, मोम आपकी सोच बहुत पुरानी है, तो आप इसे मत खाना अगर आप मुझे सिंपल देखना चाहती हैं। इतना कहकर माटो अपनी मोम को बाय करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, मोम तो फिर मैं बेस से मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ इस खाने को बना सकूं। माटो को जाता देख उसकी मोम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और माटो अपने घर से निकलकर बेस के पास जाने लगता है। माटो के जाते ही उसकी मोम उसके बारे में सोचते हुए कहती है, वे नजदीक है, सेब अपने पेट से कभी दूर नहीं गिर सकता। इसी दौरान हम देखते हैं इसी प्लेनेट के किसी और हिस्से में एक नमेकियन घर को, जहाँ एक बच्चा रो रहा होता है और उसके सामने एक बुजुर्ग ओल्ड नमेकियन कुर्सी पर बैठा होता है। इस समय वह ओल्ड नमेकियन उस बच्चे को हील कर रहा था। बच्चे के ठीक होते ही उसके साथ एक यंग नमेकियन, जो कि उस ओल्ड नमेकियन का या तो स्टूडेंट होगा या उसका बॉडीगार्ड, वह उस बच्चे को देखकर कहता है, अब तुम ठीक हो चुके हो, जाओ तुम अब खेल सकते हो। अपने बच्चे के ठीक होते ही उसकी मोम उस ओल्ड नमेकियन को देखकर कहती है, थैंक यू मिस्टर हर्प। इतना कहकर वह लेडी अपने बच्चे को बाहर लेकर जाने लगती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर माटो आते हुए चिल्लाकर कहता है, हे बेस कहाँ हो? माटो की आवाज को सुनकर वही यंग नमेकियन मुस्कुराता हुआ कहता है, माटो आया है। इतने में ही माटो घर के अंदर दाखिल होते हुए उस ओल्ड नमेकियन के आगे रिस्पेक्ट के मारे सर झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्प। माटो की बात को सुनकर ओल्ड नमेकियन हर्प मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तब माटो बेस को देखते हुए कहता है, हे बेस चलो ट्रेनिंग पर चलते हैं। इतना कहकर माटो जबरदस्ती बेस को अपने साथ लेकर जाने लगता है। माटो को देखकर बेस कहता है, ट्रेनिंग? क्या तुम हर रोज ट्रेनिंग करके थकते नहीं हो? बेस की बात को सुनकर माटो मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तुम्हें हर रोज इसलिए पूछता हूँ क्योंकि तुम ही एक इकलौते हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। माटो और बेस को देखकर मिस्टर हर्प मुस्कुराते हुए कहते हैं, ज्यादा मत करना ठीक है, और संभल कर। मिस्टर हर्प की बात को सुनकर माटो हंसता हुआ कहता है, आप चिंता मत करो, हम आपसे बाद में मिलते हैं मिस्टर हर्प। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माटो और बेस अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। उनकी ट्रेनिंग के कारण अगल बगल के डायनासोर से दिखने वाले पंछी भागने लगते हैं। माटो और बेस अपनी ट्रेनिंग को बहुत मेहनत से कर रहे होते हैं। एक दूसरे पर हमले करने के बाद माटो और बेस एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं। एक दूसरे से दूर जाते ही बेस मुस्कुराते हुए एक झटके से अपनी टेक्निक को यूज करके अपने हाथों को लंबा करते हुए दोबारा माटो पर हमला करने निकल पड़ता है। बेस के हाथों को अपनी तरफ आता देख माटो उससे बचने के लिए डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाता है। माटो को देखकर बेस मुस्कुराता हुआ उसी वक्त अपने हाथों को माटो के पूंछ के पास ले जाते हुए कहता है, मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था। बेस के हाथ को अपनी टेल यानी अपनी कमजोरी के पास आता देख माटो हैरान होता हुआ कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? माटो कुछ और करे इससे पहले ही बेस माटो की टेल को पकड़कर हंसता हुआ कहता है, मुझे तुम्हारी टेल मिल गई। इतना कहकर बेस माटो की टेल को दबाना और खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण माटो इस समय कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसी वक्त माटो को सोचते हुए हंसकर एक झटके से बेस की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। माटो को अपनी तरफ आता देख बेस हैरान होता हुआ सोचता है, नो, इसकी कमजोरी तो मेरे हाथों में है, फिर भी। इतने में ही माटो बेस की गर्दन पर एक जोरदार किक से अटैक करता है।
है। माटो की इस किक के कारण बेस पहाड़ों को चिलता हुआ पहाड़ों के अंदर जाके गिरता है। अपनी ट्रेनिंग को इस किक से खत्म करने के बाद माटो और बेस एक जगह बैठकर अपने प्लेनेट को देख रहे होते हैं। तभी बेस अपनी गर्दन को हील करते हुए कहता है, बहुत ताकतवर किक थी। अपने आप को हील करने के बाद बेस माटो को देखकर हंसता हुआ कहता है, तुम्हारी टेल को मोहरा बनाना बेकार था। बेस की बात को सुनकर माटो भी मुस्कुराता हुआ कहता है, तुमने ठीक कहा, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। इसके लिए थैंक्स जो तुमने मेरी ट्रेनिंग में मदद करी। बातों बातों में माटो की नजर कुछ स्पेसशिप की तरफ पड़ती है, जिन्हें देखकर माटो हैरान होता हुआ कहता है, वे क्या चीज है। इतने में ही वे तीनों स्पेसशिप जंगलों में जाके क्रैश होते हैं। तीनों स्पेसशिप को लैंड होता देख बेस भी हैरान होता हुआ कहता है, अभी वे कौन सी चीज थी। बेस की बात को सुनकर माटो कहता है, कहीं वे मीटियोराइट तो नहीं था। जंगलों के बीच में हम देखते हैं तीनों स्पेसशिप को, जो कि इस प्लेनेट पे या तो दोस्ती के लिए पहुंचे हैं या दुश्मनी के लिए। जहां पर उन स्पेसशिप को देखकर और उनके अंदर से आती एनर्जी को फील करके माटो और बेस चौकन्ना हो जाते हैं। क्रैश वाली जगह से अजीब सी एनर्जी को फील करके बेस नर्वस होता हुआ माटो से कहता है, ये क्या था, क्या उसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी गिरा है। बेस की बात को सुनते ही माटो भी कंफ्यूज होता हुआ कहता है, मैंने वहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देखा है। इतना कहकर माटो उस अननोन चीज की तरफ जाते हुए बेस से कहता है, चलो हमें वहाँ चलना चाहिए। बेस माटो को जाता देख बेस उससे कहता है, माटो रुको। और इधर हम देखते हैं कि शिप के अंदर से धीरे धीरे करके 3 अननोन वॉरियर बाहर निकलते हैं और इस छोटे से स्टार पर जीवन को देखकर वे तीनों मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ माटो और बेस इन तीनों की तरफ अपनी पूरी रफ्तार से आ रहे थे। इन तीनों में से उनका एक लीडर अपने सोल्टर की मदद से इस प्लेनेट की लाइफ फोर्स को काउंट करते हुए अपने साथियों से कहता है, डिवाइस ने इस प्लेनेट पर कुछ खराब सी जिंदगियों के बारे में पता लगाया है। मैं पहले ही बता सकता हूँ कि इस बोरिंग से स्टार की हमें ज्यादा कीमत नहीं मिलने वाली है। तभी वह बंदा थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, बेघर होना सच में बहुत कठिन है और एक अच्छे स्टार को ढूंढना भी बहुत कठिन है। इतना कहकर उनका लीडर गुस्सा होते हुए अपने सैनिक के पास जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं फोर्स में ज्वाइन हो जाता अगर वह जीसी वाला बंदा वहां नहीं होता। समझ गए राइजू। अपने लीडर की बात को सुनकर राइजू डरा हुआ कहता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो बरोवा। तभी बरोवा का सोल्टर माटो और बेस की पावर को डिटेक्ट करके आवाज करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही माटो और बेस वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन तीनों को देखकर माटो कहता है, यह बंदे कौन है। माटो की बात को सुनकर बरोवा हंसता हुआ कहता है, ओ इस पुअर स्टार पर भी पावरफुल बंदे मौजूद हैं, लेकिन ये हमसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। बरोवा की बात को सुनकर उसका एक साथी हंसता हुआ उससे कहता है, ब्रोवा इनमें से एक नेमेक्स है और दूसरा एक सेयन। उस अननोन पर्सन के मुंह से ऐसी बात को सुनकर माटो और बेस हैरान हो जाते हैं। बेस उस बंदे की बात को सुनकर कहता है, क्या नेमेक्स है। माटो भी उस बंदे की बात को सुनकर हैरान होता हुआ कहता है, एक सेयन। उस बंदे की बात को सुनकर माटो और बेस बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या हम दोनों कहीं और से हैं। तभी ब्रोवा हंसता हुआ अपने साथियों से कहता है, ये तो बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरा मूड आज बिल्कुल भी खेलने का नहीं हो रहा, तो कम ऑन राजू तुम समझ गए क्या करना है। बरोवा की बात को सुनकर राजू हंसता हुआ कहता है, हाँ समझ गया, जंग करनी है। इतना कहते ही राजू अपने आर्मर से एक कैप्सूल को निकालते हुए उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और उस कैप्सूल में कुछ बीज टाइप का मौजूद होता है, जिसे राजू हंसता हंसता जमीन पर फेंक देता है। राजू को ऐसा करता देख माटो नर्वस होता हुआ कहता है, तुम क्या कर रहे हो। इतने में ही जमीन के अंदर से धीरे धीरे करके एक क्रिएचर बाहर निकलने लगता है, जो कि साइबर मैन होता है। इस क्रिएचर को देखकर बेस और माटो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसी चीज है। जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकलते ही साइबर मैन माटो और बेस को देखकर अपनी ईवल हंसी हंसने लगता है। साइबर मैन को देखकर माटो थोड़ा सा डरा हुआ बेस से कहता है, ये तो बहुत बुरा है, अब क्या करें, ये कैसी चीज है। साइबर मैन को देखकर बरोवा मुस्कुराता हुआ कहता है, इस अजीब सी फाइट के मजे लो साइबर मैन। इतना कहकर बरोवा और उसके साथी वहां से जाने लगते हैं। उन लोगों को जाता देख माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, वे लोग उड़ रहे हैं। तभी बरोवा अपने साथियों से कहता है, उस डायरेक्शन की तरफ कुछ हलचल हो रही है, चलो वहाँ पर चलते हैं। अपने लीडर की बात को सुनकर राजू कहता है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वे लोग वहाँ से सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। उन लोगों को जाता देख बेस कंफ्यूज होता हुआ कहता है, ये क्या था, वे लोग कौन है, चल क्या रहा है। बेस की बात को सुनकर माटो नर्वस होता हुआ कहता है, जो भी हो मुझे नहीं लगता कि हमारे दोस्त हैं। बेस और माटो की बात को सुनकर साइबा मैन एक झटके से हंसता हुआ उन पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। साइबा मैन को अपनी तरफ आता देख बेस डरा हुआ कहता है, वे आ रहा है। इतने में ही साइबा मैन बेस के पास आते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर लगातार अटैक करने के बाद साइबा मैन बेस पर एक झटके से किक का अटैक करके उसे पहाड़ों के अंदर फेंक देता है। साइबा मैन के कुछ अटैक से ही बेस पूरी तरह से चित हो जाता है। बेस को हालता देख माटो गुस्से में साइबा मैन की तरफ आते हुए कहता है, डैम इट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। माटो को अपनी तरफ आता देख साइबा मैन हैरान हो जाता है कि ये तो फास्ट है, अब क्या करूं। साइबा मैन कुछ करे इससे पहले ही माटो उसके पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसके कारण साइबा मैन की चीखें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन माटो इधर ही नहीं रुकता, वह गुस्से में साइबा मैन पर किक से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है।
है। साइबा मैन पर किक से अटैक करने के बाद माटो बेस को देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो बेस? माटो की बात को सुनकर बेस खड़ा होते होते कहता है, हाँ कुछ कुछ। तभी साइबा मैन भी खड़ा होकर माटो को देखकर मुस्कुराने लगता है। इतने में ही अचानक से साइबा मैन अपने सर को खोलकर माटो पर एसिड से अटैक कर देता है। उसके इस अटैक को देखकर माटो कंफ्यूज होता हुआ वहां से हट जाता है कि ये क्या है। माटो के हटते ही साइबा मैन का एसिड अटैक जमीन को चीरता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन थोड़ा सा एसिड माटो के हाथों को टच हो जाता है, जिसके कारण माटो का हाथ घायल हो जाता है। इस एसिड अटैक के दर्द के कारण माटो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। माटो को घायल देखकर बेस डर के मारे चिल्लाता हुआ कहता है, माटो नहीं। अपने एसिड अटैक को करने के तुरंत बाद साइबा मैन एक झटके से माटो के पीछे आते हुए उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन साइबा मैन को अपने पीछे फील करके माटो के अंदर का सुपर सेन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि माटो अचानक से साइबा मैन के अटैक को ब्लॉक करके वहां से हट जाता है। माटो को एक झटके से गायब देख साइबा मैन हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है कि वह बंदा कहां चला गया। तब हम देखते हैं माटो को, जिसके बाल थोड़ा बहुत सुपर सेन की तरह ग्लो कर रहे होते हैं। इस समय माटो साइबा मैन के पीछे खड़ा होता है और साइबा मैन को देखकर कहता है, तुम्हारे पीछे। माटो को अपने पीछे फील करके साइबा मैन हैरान होते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसी वक्त माटो अपने हाथ से अटैक करके साइबा मैन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। माटो को देखकर लगता है कि उसके अंदर का सुपर सेन कभी भी पूरी तरह से बाहर निकल सकता है। माटो की इस पावर को देखकर बेस भी हैरान होता है कि ये मैंने अभी क्या देखा। और माटो जो कि साइबा मैन को हराकर अभी भी उधर ही खड़ा होता है। तभी उसके पास बेस भागकर आते हुए कहता है, माटो क्या तुम ठीक हो? बेस की आवाज को सुनकर और साइबा मैन की डेड बॉडी को देखकर माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या ये मैंने किया? इतना कहकर माटो अपने हाथों को देखकर और अपने अंदर की पावर को फील करते हुए कंफ्यूज होकर दोबारा कहता है, ये कैसी पावर थी जो कुछ देर पहले मेरे अंदर से बाहर निकल रही थी। जहां माटो साइबा मैन को खत्म करने के बाद अपनी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि मेरे पास इतनी पावर कैसे आई। तभी बेस माटो के पास आकर उसके घायल हाथ को हिल करके उससे पूछता है, माटो क्या अब तुम ठीक हो? बेस की बात और अपने हाथ के दोबारा ठीक होते ही माटो बेस से कहता है, हाँ बेस, और इसके लिए थैंक्स। उसका लास्ट अटैक सच में बहुत अजीब था। उसके साथ साथ मेरी वह पावर बहुत ज्यादा अद्भुत थी। अगर वह पावर नहीं होती तो मैं मारा जाता। मेरे पास उसके सामने खड़े होने का चांस ही नहीं था। उसका अटैक सच में लाजवाब था। इतना कहकर माटो वहाँ से विलेज की तरफ भागकर जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है वह विलेज की तरफ गए हैं, हमें वहाँ जल्दी चलना चाहिए। माटो की बात को सुनकर बेस कहता है, हाँ हाँ माटो, मुझे भी लगता है। यहाँ का काम खत्म करते ही माटो और बेस विलेज की तरफ अपनी पूरी स्पीड में बढ़ने लगते हैं। विलेज की तरफ जाते जाते माटो उन लोगों के बारे में और उनकी कई बात को याद करते हुए कहता है, वे सन की बंदे कौन थे और ये नेमेक और सेन क्या चीज है, क्या है ये पहली बार सुना है। इतने में ही विलेज में एक धमाका होता है। धमाके को देखते ही माटो और बेस बहुत ज्यादा हैरान और डर जाते हैं कि नहीं ये क्या हुआ। बेस भी इस धमाके को देखकर विलेज की बजाय मिस्टर हर्ब के घर की तरफ जाते हुए माटो से कहता है, मुझे मिस्टर हर्ब की बहुत चिंता हो रही है, इसके लिए सॉरी माटो। इतना कहकर बेस अपना रास्ता चेंज कर लेता है। बेस के जाते ही माटो अपनी पूरी स्पीड से विलेज की तरफ जाते हुए और इस धमाके के बारे में सोचते हुए कहता है, ये धमाका तो लगभग विलेज के नजदीक था। मोम और बाकी सब लोग प्लीज सुरक्षित रहना। विलेज के पास पहुंचकर और अपना विलेज को देखकर माटो गुस्से में कहता है, ये नहीं हो सकता। माटो के यहाँ पहुंचने से पहले उन तीनों बंदों ने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे देख माटो बहुत सदमे में होता है। तभी माटो की नजर अपनी मोम पर पड़ती है, जो कि इस समय या तो मर चुकी होती है, बेहोश होती है। अपनी मोम की ऐसी कंडीशन को देखकर माटो गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, नो मोम। माटो की मौजूदगी और उसकी पावर को उनमें से एक बंदे का सोटा डिटेक्ट करके आवाज करना स्टार्ट कर देता है। इधर माटो अपनी मोम की ऐसी हालत को देखकर अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर अपनी पावर को गुस्से गुस्से में बढ़ाने लगता है और एक झटके से उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। माटो की एनर्जी और माटो को अपनी तरफ आता देख वह सैनिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है। इतने में ही माटो उस सैनिक के पास पहुंचकर उसकी चेस्ट पर एक जोरदार कोनी से अटैक करता है। माटो के इस अटैक के कारण वह सैनिक पहाड़ों के अंदर जाके गिरता है। अपने साथी का खेल खत्म होता देख राजू चिल्लाता हुआ कहता है, पुदिन नहीं। बरोआ भी माटो को देखकर और अपने साथी पुदिन का खेल खत्म होता देख गुस्से में कहता है, ये कमबख्त दोबारा। पुदिन को खत्म करने के बाद माटो बरोआ राजू को गुस्से में देखने लगता है। माटो को इस गुस्ताखी की सजा देने के लिए बरोआ राजू से कहता है, इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दो। बरोआ की बात को सुनकर राजू अपनी गन को निकालते हुए कहता है, हाँ सर, इसकी इतनी हिम्मत। इतना कहकर राजू माटो पर गन से फायर कर देता है। राजू को अटैक करता देख माटो उसके अटैक से बचते हुए एक झटके से उसके पास पहुंचकर एक जोरदार किक से उस पर अटैक करता है। माटो की इस किक के कारण राजू हवा में उड़ जाता है, लेकिन माटो इधर ही नहीं रुकता। वे एक बैग दोबारा राजू के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों को मिलाकर राजू की चेस्ट पर अटैक करता है। माटो के इस अटैक के कारण राजू सीधा जमीन से जाके टकराता है। अपने साथी राजू की ऐसी कंडीशन को देखकर और माटो की बढ़ती पावर को सेंस करके बरोआ डरा हुआ कहता है, क्या फाइटिंग पावर है, और ये सोटा लगातार आवाज कर रहा है। राजू का खेल खत्म करने के बाद माटो सीधा बरोआ के सामने आ जाता है। माटो को अपने सामने देखकर बरोआ बहुत ज्यादा डर जाता है। तब माटो गुस्से में बरोआ से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा।
माटो की बात को सुनकर ब्रोवा डरा डरा माटो पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और माटो के पास पहुंचकर माटो के फेस पर अपनी पूरी ताकत से पंच से अटैक करता है। लेकिन ब्रोवा का पंच का अटैक माटो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ब्रोवा के इस पंच से माटो के फेस पर एक खरोच भी नहीं पड़ती, जिसे देख ब्रोवा हैरान होकर डर के मारे कहता है इम्पॉसिबल। ब्रोवा कोई और कदम उठाए इससे पहले ही माटो एक झटके से बिजली से भी तेज ब्रोवा के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है। इस पंच के दर्द के कारण ब्रोवा के मुंह से चीखें बाहर निकल जाती हैं और अपने इस अटैक को करने के बाद माटो दोबारा ब्रोवा के फेस पर पंच से अटैक करता है, जिसके कारण ब्रोवा हवा में जाने लगता है। उसका सोटर भी माटो के इस पंच के कारण टूट जाता है। तभी माटो एक और बार ब्रोवा के पास दोबारा जाते हुए कहता है अब इसे चखो। इतना कहकर माटो ब्रोवा की बैक पर किक से अटैक कर देता है। माटो के इतने सारे लगातार अटैक के कारण ब्रोवा सीधा जमीन पर जाके गिरता है। सभी का खेल खत्म करने के बाद माटो एक जगह खड़ा होकर अपने माइंड को शांत करने लगता है। तभी माटो के पीछे से आवाज आती है ओ तुमने हमें हरा दिया। और ब्रोवा को भी जिसको फोर्स में आने की लालच थी, उस आवाज को सुनते ही माटो पीछे मुड़कर देखता है। तब हम देखते हैं पुदीन को, जो अपनी चोटों को पोंछते हुए माटो से दोबारा कहता है लेकिन मेरे अनुमान से तुम एक प्योर सेन नहीं हो। जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक हाइब्रिड हो। मैंने बहुत से सेन को अपने हाथों से खत्म किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा अभी तक कोई नहीं था। पुदीन की बात को सुनकर माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो। माटो की बात को सुनकर पुदीन कहता है अभी तक मुझे अपनी सफलता में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन ये सिचुएशन मरने या मारने की है, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। इतना कहकर पुदीन अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण माटो का ये छोटा सा स्टार हिलना स्टार्ट कर देता है। पुदीन को पावर बढ़ाता देख माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है क्या तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। माटो की बात को सुनकर पुदीन बस मुस्कुरा रहा होता है। कुछ देर अपनी पावर को बढ़ाने के बाद पुदीन अपनी अलग ट्रांसफॉर्मेशन में इवॉल्व हो जाता है, जिसे देख माटो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये क्या है। तब हम देखते हैं पुदीन को, जो अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी फुल फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था और अपनी इवल हंसी हंसते हुए माटो को देख रहा होता है। पुदीन को देखकर माटो नर्वस होता हुआ कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। माटो की बात को सुनकर पुदीन हंसता हुआ उससे कहता है कम ऑन जल्दी स्टार्ट करो। पुदीन की बात को सुनते ही माटो फाइटिंग पोजीशन लेते हुए पुदीन से नर्वस होते हुए दोबारा कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, एक मॉन्स्टर। माटो को बकवास करता देख पुदीन दोबारा कहता है अरे चुप भी हो जाओ, क्या स्टार्ट करें। इतना कहते ही पुदीन माटो की तरफ आने लगता है। पुदीन को अपनी तरफ आता देख माटो उससे दूर भागने लगता है कि यह बंदा तो सच में डैम इट, अब क्या करूं। तभी पुदीन एक झटके से माटो के पीछे आते हुए हंसकर उससे कहता है ओ कुछ देर पहले तुम क्या कह रहे थे, तुम तो गांव वालों का बदला लेना चाहते थे, अब तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। पुदीन की बात को सुनकर माटो गुस्से गुस्से में पुदीन पर हमला करते हुए कहता है यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माटो पुदीन पर हमला करे से पहले ही पुदीन माटो के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। पुदीन का यह पंच इतना पावरफुल होता है कि माटो इसके प्रेशर से बहुत दूर जाके जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरते ही माटो खड़े होते होते इस पंच के दर्द को महसूस करके थोड़ा बहुत हांफने लगता है। तभी वहाँ पर पुदीन आते हुए माटो को देखकर हंसता हुआ कहता है ओ क्या तुम अभी आराम कर रहे हो, इतनी लापरवाही। पुदीन की बात को सुनकर माटो जमीन पर अपने घुटने के बल बैठा बैठा उसे देखकर गुस्से में कहता है लापरवाही, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, गाँव के लोग, मेरी माँ। इतना कहते ही माटो एक झटके से दोबारा पुदीन पर हमला करने निकल पड़ता है और पुदीन के पास पहुंचकर उस पर लगातार पंच से हमले करना स्टार्ट कर देता है। माटो के इन लगातार अटैक को पुदीन बड़ी आराम से हंसते हंसते ब्लॉक कर रहा होता है। अपने हमले को बेकार जाता देख माटो गुस्से में एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए कहता है तुम कमीने। इतना कहकर माटो पुदीन पर हमला कर देता है, जिसे पुदीन बड़ी आराम से डोज करते हुए हवा में चला जाता है। पुदीन को हवा में देख माटो गुस्से में उससे कहता है तुम दोबारा उड़ गए। माटो की उड़ने वाली बात को सुनकर पुदीन हंसता हुआ कहता है ओ ऐसा लगता है, मुझसे यह मत कहना कि तुम उड़ना नहीं जानते, लेकिन तुम ताकतवर हो इतने कि तुमने मुझे ट्रांसफर होने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरे सम्मान के लायक हो, इसलिए खुशी में मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर पुदीन हंसते हंसते एक एनर्जी की को क्रिएट करने लगता है। पुदीन को एनर्जी की अटैक क्रिएट करता देख माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है वह चमकदार चीज क्या है। तभी पुदीन हंसता हुआ कहता है शॉर्ट मोड। इतना कहते ही पुदीन एनर्जी की अटैक को माटो की तरफ फेंक देता है। इस एनर्जी की अटैक को अपनी तरफ आता देख माटो बस कंफ्यूज होता है कि ये क्या चीज है, मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। इतने में ही अटैक माटो से आकर टकराता है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट के कारण जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दूसरी तरफ खड़ा पुदीन का लीडर ब्रोवा पुदीन की ऐसी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। राइजू भी पुदीन की पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था। पुदीन की पावर को देखकर ब्रोवा हैरान होकर कहता है वह पुदीन है, क्या वह हमेशा से इतना ताकतवर था। माटो को खत्म करने के बाद पुदीन ब्रोवा राइजू के पास आते हुए कहता है क्या तुम हैरान हो, सुनो हमारे शूटर टूट गए हैं और तुम्हें पता है हमारे लिए क्या जरूरी है। ये छोटा सा स्टार हमारे लिए ज्यादा कीमती नहीं है, क्या पता तुम्हारे लिए हो, लेकिन हमें फ्रीजा प्लेनेट पर दोबारा वापस जाना चाहिए। पुदीन की बात को सुनकर ब्रोवा पुदीन से कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना कहते ही वे तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं ताकि वे फ्रीजा प्लेनेट पर दोबारा जा सके। ब्लास्ट
लास्ट वाली जगह पर हम देखते हैं माटो को, जो पुदिन के हमले के कारण घायल और बेहोश पड़ा होता है, जहां माटो इस फाइट के कुछ देर बाद होश में आता है और उसके सामने उस प्लेनेट के दो लोग खड़े होते हैं जो कि माँ बेटे होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप इन दोनों माँ बेटे को पहले देख चुके होंगे। माटो को होश में आता देख उस लेडी का बेटा कहता है, मोम ये जग गया। इतने में ही माटो एक झटके से खड़ा होते हुए अपने आप को देखकर कहता है, मेरी सभी चोटें ठीक हो गई हैं। तब माटो उन माँ बेटे को देखकर उनसे पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? माटो की बात को सुनकर वह बच्चा कहता है, हाँ मिस्टर हर्प ने मुझे हील कराया और बाकी सभी लोगों को भी। उस बच्चे की बात को सुनकर माटो हंसता हुआ कहता है, ओ तो वह मिस्टर हर्प थे। मैं खुश हूँ कि विलेज के सभी लोग ठीक हैं। इतना कहकर माटो वहाँ से भागकर अपनी मोम के पास जाते हुए दोबारा कहता है, मिस्टर हर्प इसके लिए थैंक्स, मोम मैं आ रहा हूँ। माटो वहाँ से भागकर मिस्टर हर्प और बेस के पास आते हुए कहता है, मिस्टर हर्प बेस, उस फैमिली ने मुझे बताया कि आपने सभी लोगों को ठीक किया है, इसके लिए थैंक्स। गाँव वालों का क्या हाल है? मेरी मोम बहुत बुरी तरह से घायल थी। माटो की बात को सुनकर मिस्टर हर्प दुखी मन से कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं गाँव वालों को नहीं बचा सका। मैंने तुम्हारी मोम को भी हील किया था लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। मिस्टर हर्प की बात को सुनकर माटो हैरान होता हुआ इमोशनल होकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वे फैमिली भी तो, क्यों वे लोग कैसे बच गए? माटो की बात को सुनते ही मिस्टर हर्प उससे कहते हैं, जब एलियंस यहाँ पर आए थे तो वे लोग मेरे घर के पास में थे, मुझे इसके लिए माफ करना, वे गाँव के अंदर थी, हमारी पावर वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मिस्टर हर्प की बात को सुनकर माटो अपनी मोम के पास जाते हुए उन्हें देखकर कहता है, मोम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मोम जग भी जाओ मोम। इस समय माटो की मोम बेहोश पड़ी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहाँ वे अपने सेन हस्बैंड से रोते हुए कहती है, प्लीज मत जाओ। अपने वाइफ की बात को सुनकर वह सेन उससे कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना, हम सेन एक वॉरियर देश हैं, हम अपनी फैमिली के साथ खुशहाल और शांति लाइफ को नहीं जी सकते हैं, हमें बैटल में मरना पसंद है, ये हमारा गर्व और इतिहास है। तब हम देखते हैं माटो को जो इस समय बच्चा होता है। अपने बेटे को देखकर वह सेन दोबारा कहता है, तुम दोनों एक साथ अच्छी लाइफ को एंजॉय करोगे, जब भी तुम मेरे इस बैंड को देखोगी तो मुझे याद करोगी। छोड़ो इन बातों को, चलो अगले किसी स्टार पर चलते हैं। तभी एक सेन जो कि बार्डोक होता है उसके पास आते हुए कहता है, बच्चे और पत्नी कितनी परवाह, अगर पूरे यूनिवर्स में बिखरे सेन इस बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बार्डोक की बात को सुनकर माटो का डैड उससे कहता है, बार्डोक तुम किसी दिन इसके बारे में समझ जाओगे जब तुम्हारा खुद का अपना परिवार होगा। इतने में ही माटो की मोम धीरे धीरे करके दोबारा उसमें आने लगती है और अपने सामने माटो को सही सलामत देखकर कहती है, माटो तुम। अपनी मोम की आवाज को सुनते ही माटो खुशी के मारे कहता है, मदर आप जग गई, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर माटो मिस्टर हर्प और बेस को देखकर कहता है, मिस्टर हर्प बेस प्लीज दोबारा फिर से इनका इलाज करो। माटो की बात को सुनकर बेस मिस्टर हर्प से कहता है, मिस्टर हर्प। तब मिस्टर हर्प कहते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, भले ये नामुमकिन हो। इतना कहकर मिस्टर हर्प माटो की मोम को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी मोम को देखकर माटो कहता है, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाऊंगा। माटो की बात को सुनकर उसकी मोम मुस्कुराते हुए कहती है, सब ठीक है माटो, प्लीज बस मेरे पास रहो। अपनी मोम की बात को सुनकर माटो झूठी मुस्कुराहट हंसते हुए कहता है, ठीक है मोम, मैं यही हूँ, इसलिए हार मत मानना। तब माटो की मोम उससे दोबारा कहती है, माटो ऐसा कुछ है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, तुम्हारे डैड एक सीएन थे, वे एक वॉरियर देश से बिलोंग करते थे। इस बात को सुनते ही माटो हैरान होता हुआ कहता है, मेरे फादर एक सीएन। तब माटो की मोम उसको बताती है, मैंने सुना है वे लोग अलग अलग सितारों पर हमला करके वहाँ के लोगों को समाप्त करके उसे दूसरे एलियंस को बेचते थे और वे लोग ये काम फ्रीजा के ऑर्डर्स पर करते थे। शायद हम पर हमला करने वाले भी फ्रीजा के सैनिक थे। वे बहुत भयानक है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम हिंसा का कभी भी प्रयोग करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा होंगे। भले ही तुम्हारे डैड भी वैसे ही थे, फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हूँ। जो जिंदगी तुम जीना चाहते हो उसे जियो। इतना कहते ही माटो की मोम अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अपनी मोम को देखकर माटो उदास होता हुआ कहता है, मदर नो नहीं मोम। अपने लास्ट वर्ड को खत्म करते ही माटो की मोम भी अपनी लाइफ को छोड़कर चली जाती हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माटो अपनी मोम के मर जाने के बाद आग के सामने खड़ा होता है और इस समय माटो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसके अगले दिन माटो अपने विलेज को देखकर और अपनी हार को सोचकर बहुत ज्यादा गुस्से में होने लगता है कि अगर मैं ताकतवर होता तो। इतना सोचते सोचते माटो अपनी पावर को बढ़ाकर पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। पहाड़ को डिस्ट्रॉय करने के बाद माटो दोबारा नॉर्मल तरीके से खड़ा होकर उसी बारे में सोचने लगता है। तभी उसी वक्त उसके पीछे से बेस उसको आवाज लगाता है, माटो। बेस की आवाज को सुनकर माटो गुस्से में कहता है, मैं उन सैनिकों को भी नहीं हरा सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके बॉस फ्रीजा को हराऊंगा जो भी हो जाए। मेरी माँ को मार दिया गया, इसके बाद तो वह कभी भी शांति में नहीं रहेगा। माटो की ऐसी बात को सुनकर बेस उसे रोकते हुए कहता है, ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे पता है तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस समय वे लोग तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हारी माँ ने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था, वह कभी नहीं चाहती थी कि तुम कभी हिंसा और तबाही मचाओ। तभी वहाँ पर मिस्टर हक भी आ जाते हैं, जिसे देख बेस उनसे कहता है, मिस्टर
मिस्टर हर्प प्लीज कुछ कहो। बेस की बात को सुनकर मिस्टर हर्प बस माटो को देख रहे होते हैं कि ये बच्चा अब नहीं मानने वाला है, इसकी किस्मत इसे बुला रही है। इतना सोचते ही मिस्टर हर्प कहीं जाते हुए कहते हैं प्लीज माटो मेरे पीछे आओ। मिस्टर हर्प की बात को सुनकर माटो हैरान होता हुआ कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी नमेकिन हाउस को जहाँ मिस्टर हर्प, बेस और माटो पहुंच चुके होते हैं। तब मिस्टर हर्प कहते हैं पिकलो। इतने में उस हाउस में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जहाँ माटो और बेस खड़े होते हुए जगह ऊपर उठने लगती है, जिसे देख बेस और माटो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तब मिस्टर हर्प उनसे कहते हैं मैं भी उन बाहरी लोगों में से एक था जो उड़ सकते थे और एक बंदे ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं आ ना जाऊं इधर ही रुकना, इसलिए तब से मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने समय से मैं अपने माता पिता का एक दिन यहाँ पर लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन मैं इस कमरे को चेक कर रहा था, तब मैंने देखा कि यह घर असल में एक स्पेसशिप है। शायद हो सकता है कि उनके ग्रह पर कुछ हुआ हो, इसलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। मैं इस स्पेसशिप का यूज अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं उस समय बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि वे यहाँ मेरे पास इसलिए ना आ सके क्योंकि मेरे हिसाब से वे मारे गए थे, इस कारण मैंने इस प्लेनेट को नहीं छोड़ा। यहाँ के लोग मेरी हीलिंग एबिलिटीज को जानने लगे थे और वे मुझ पर भरोसा भी करने लगे थे। हम में से बहुत लोग यहाँ पर अलग अलग प्लेनेट से आए हैं, तो यह प्लेस बिना किसी रुकावट के रहने के लायक था। मैंने सोचा था कि इस स्पेसशिप की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी। मिस्टर हर्प की बात को सुनते सुनते और इस स्पेसशिप को देखकर माटो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तब मिस्टर हर्प माटो से कहते हैं माटो अगर सच में तुम अपनी मोम की मौत का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये स्पेसशिप दे दूंगा। मिस्टर हर्प की इस बात को सुनकर माटो सीरियस होता हुआ कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर हर्प। माटो की बात को सुनकर मिस्टर हर्प अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहते हैं इसे भी ले लो, मैंने इसे तब बनाया था जब मैं इस प्लेनेट को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। मिस्टर हर्प अपनी पॉकेट से एक 4 स्टार वाला ड्रैगन बॉल बाहर निकालकर उसे माटो को देते हुए कहते हैं इस बॉल पर दिखाए नंबर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मिस्टर हर्प के हाथ से ड्रैगन बॉल को लेते हुए माटो उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। तब मिस्टर हर्प दोबारा कहते हैं जब मैंने इसे बनाया था तब मुझे अजीब और अकेलापन महसूस हुआ था, शायद मेरे होम प्लेनेट पर भी कुछ ऐसा हो। मुझे लगता है मेरे दिल में मेरी कुछ पुरानी यादें बाकी हैं। अगर तुम इसे मजबूत इच्छा से अपने पास रखोगे तो यह तुम्हें पक्का सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इस समय तुम्हें अपने आप को शांत नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कब हार माननी चाहिए। मिस्टर हर्प की बात को सुनते ही माटो गुस्से में कहता है मैं अपनी माँ का बदला जरूर लूंगा और आखिरी बात बेस प्लीज तुम भी इसके साथ जाओ। तुम्हारी एबिलिटीज निश्चित रूप से इसकी जर्नी में मदद करेगी, लेकिन अपने आप को कभी मजबूर मत करना, तुम कभी भी घर वापस आ सकते हो। मिस्टर हर्प की बात को सुनकर बेस कहता है समझ गया। बेस की बात को सुनते ही मिस्टर हर्प दोबारा कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारी ये जर्नी कठिन होगी। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम अब नहीं कर सकते तो तुम यहाँ कभी भी आ जाना और गुड लक। माटो मिस्टर हर्प की इस बात को सुनकर कहता है हाँ, और हर चीज के लिए थैंक्स, हम यहाँ लौटकर जरूर आएंगे। अपनी बात को कहते ही मिस्टर हर्प अपने उस हाउस से, जो कि एक स्पेसशिप होता है, उससे बाहर निकल जाते हैं। शिप के अंदर मौजूद बेस और माटो अपनी जर्नी के लिए रेडी होने लगते हैं। माटो इस समय बस ड्रैगन बॉल को देख रहा होता है और उसे देखकर सोचता है क्या अमेजिंग बॉल है। इतना सोचते ही माटो बेस को देखकर, जो कि इस समय शिप को उड़ाने के लिए रेडी होता है, उससे कहता है ठीक है तो चले बेस। माटो की बात को सुनकर बेस कहता है हाँ अब चलना चाहिए। अपनी बात को खत्म करते ही माटो और बेस स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। नीचे खड़े मिस्टर हर्प उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं कि बच्चों ध्यान रखना। शिप के अंदर बैठा माटो बस फ्रीजा से मिलने का इंतजार कर रहा होता है कि कब मैं तुमसे मिलकर अपनी मोम का तुमसे बदला लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं किसी अदर प्लेनेट को, जहाँ इस समय 2 अननोन पर्सन की फाइट हो रही होती है और उनमें से एक बंदा दूसरे वाले पर भारी पड़ रहा होता है और तब वह अननोन वॉरियर उस बंदे से कहता है तुम्हें तुम्हारी गलती और धोखा देने की सजा मिलेगी। इतना कहकर वह नकाब वाला वॉरियर उस बंदे के सामने आ जाता है, जिसे देख दूसरा वॉरियर जो कि जमीन पर पड़ा होता है, वह उस मास्क वाले बंदे को देखकर कहता है अब इससे कैसे बचूं। जहां हमें एक अननोन प्लेनेट दिखता है और माटो का शिप भी उसी प्लेनेट के अंदर एंटर होने के लिए रेडी था। उस प्लेनेट को देखकर बेस माटो से पूछता है माटो क्या तुम्हें इस प्लेनेट पर कुछ दिख रहा है, वैसे तुम्हारा प्लेन क्या है। बेस की बात को सुनकर माटो बस सीरियस होता है। इतने में ही उनका शिप उस प्लेनेट पर लैंड हो जाता है। इस प्लेनेट को देखने पर लगता है कि ये पूरी तरह से बंजर है। शिप के लैंड होते ही माटो और बेस अपनी शिप से बाहर निकलते हैं। माटो को देखकर बेस उससे पूछता है माटो वह बंदा कहाँ है जिसे हम यहाँ ढूंढने आए हैं। बेस की बात को सुनते सुनते माटो अपनी जेब से ड्रैगन बॉल को निकालकर उसे देखते हुए कहता है वह बंदा वहाँ पर है। इतना कहकर माटो और बेस वहाँ से निकलकर उस अननोन बंदे को ढूंढते हुए एक बार के पास पहुंच जाते हैं। उस बार के पास पहुंचकर और उस बार को देखकर माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है वह बंदा यहीं पर है, मुझे लग रहा है कि कोई अनजान पावर मुझे गाइड कर यहाँ पर लाई है। अपनी बात को खत्म करके माटो और बेस उस बार के अंदर एंटर होते हैं। उस बार का मालिक माटो और बेस को देखकर उनका स्वागत करता है कि आपका मेरे इस बार में स्वागत है। उस बार में हमें वही अननोन वॉरियर लेजिक दिखता है, जो माटो और बेस को फील करके उन्हें देखने लगता है। लेजिक को देखकर माटो भी हैरान होकर सोचने लगता है इस बंदे में से तो मुझे बहुत ताकतवर और अजीब सी पावर सेंस हो रही है। तब लेजिक माटो और बेस को देखते हुए कहता है तुम गैलेक्टिक पेट्रोल से तो नहीं लगते हो,
एक सेयन और एक नमेकियन गाय, तुम लोगों को मुझसे क्या काम है? लेजिक की बात को सुनकर माटो कहता है, मुझे अपनी माँ का बदला लेना है। मैं फ्रीजा और उसकी पूरी आर्मी को हराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर ताकतवर बनने आया हूँ। मुझे किसी अनजान पावर ने तुम्हारे पास भेजा है। माटो की फ्रीजा वाली बात को सुनकर लेजिक हैरान होकर हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या फ्रीजा और उसकी पूरी आर्मी को? क्या मजाक है? इतना कहकर लेजिक हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हंसते वहाँ से जाते हुए माटो से कहता है, मजेदार, तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। माटो और बेस को लेजिक के साथ जाता देख उस बार का मालिक सीरियस होकर कहता है, मुझे इस बच्चे के लिए अफसोस हो रहा है कि यह लेजिक के साथ जा रहा है। माटो और बेस उस वॉरियर लेजिक के पीछे जाते जाते दीवारों पर उस बंदे के बहुत सारे पोस्टर को देखकर हैरान थे और हर पोस्टर पर लेजिक की तस्वीर के साथ यह भी लिखा होता है, वांटेड, जिंदा या मुर्दा। इस बंदे की इतनी सारी तस्वीर को देखकर बेस हैरान होकर अपने मन में सोचता है, इस पूरे इलाके में इस बंदे की बहुत सारी पिक्चर मौजूद है, तो क्या ये फेमस बंदा है? ऐसा लगता है बेस ने आज तक किसी वांटेड के बारे और वांटेड का नाम नहीं सुना है, इसलिए बेस को यह बंदा फेमस लग रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह बंदा किसी और चीज में फेमस है। कुछ देर चलने के बाद लेजिक एक खाली जगह पर जाकर रुकता है और रुकते ही वे माटो और बेस को देखने लगता है। माटो भी लेजिक को एक खाली जगह पर रुका देखकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही लेजिक एक झटके से वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। उसे वहाँ से एक बैग गायब देख माटो और बेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक झटके से लेजिक बेस के पास पहुंचकर उसके फेस पर एक पंच से अटैक करता है। लेजिक को ऐसी हरकत करता देख माटो हैरान होता हुआ कंफ्यूज होकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? माटो और कुछ कहे इससे पहले ही लेजिक माटो पर भी किक से अटैक करता है। इस किक के प्रेशर से माटो बहुत दूर जाके गिरता है। माटो के गिरते ही लेजिक भी माटो के पास दोबारा आ जाता है। जमीन पर पड़ा माटो लेजिक को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इसे एक बैग क्या हो गया। तब लेजिक अपने सर के अंदर से एक एक करके दो स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तुम जैसा एक कीड़ा क्या फ्रीजा को हराएगा? तुम इस पावर लेवल पर उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर लेजिक माटो की तरफ अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और माटो के पास पहुंचकर उस पर लगातार स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। माटो उसके स्वॉर्ड के अटैक से बड़ी मुश्किलों से बच रहा होता है, लेकिन एक दो स्वॉर्ड के अटैक माटो के हाथ से जाके टकराते हैं, जिसके कारण माटो का हाथ घायल हो जाता है और वह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेजिक के हाथों पिटने के बाद माटो थक के और घायल होकर जमीन पर बैठ जाता है। माटो को हार मानता देख लेजिक माटो को खत्म करने के लिए जैसे ही अपना लास्ट अटैक करने जाता है, तभी उसी वक्त बेस उसके हाथ को पकड़कर उस पर पंच से अटैक करके उसे माटो से दूर फेंक देता है। इस अचानक हुए हमले से लेजिक अपने आप को संभालता हुआ दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अपने हमले को करने के बाद बेस माटो के पास भागकर जाते हुए उससे पूछता है, माटो क्या तुम ठीक हो? बेस की इस टेक्निक को देखकर लेजिक बहुत हैरान हो जाता है। बेस के हमला करने के तुरंत बाद माटो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। माटो और बेस को दोबारा तैयार देख लेजिक हंसता हुआ कहता है, ओह क्या बात है, तुम थोड़ी बहुत ट्रिक जानते हो। इतना कहते ही लेजिक दोबारा एक झटके से माटो और बेस की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। अचानक से लेजिक एक झटके से माटो के पास पहुंचकर उस पर लगातार अटैक करना चालू कर देता है, कभी माटो के फेस पर तो कभी उसकी बैक पर, जहाँ जहाँ माटो उसके अटैक के प्रेशर से जाता है। लेजिक उससे पहले ही माटो के पास पहुंचकर उस पर दोबारा अटैक कर देता है। इतने सारे लगातार अटैक करने के बाद लेजिक माटो पर एक जोरदार अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और इतने सारे अटैक को सहन करने के बाद माटो की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। इस समय माटो की हालत ऐसी होती है कि उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं होती। माटो को हराने के बाद लेजिक बेस को देखकर कहता है, हे हाँ तुम नमेकियन। लेजिक की बात को सुनकर और उसकी ताकत को देखकर बेस नर्वस होता हुआ हड़बड़ाकर कहता है, हाँ क्या हुआ? तब लेजिक बेस से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, इसे जल्दी हील करो। इतना सुनते ही बेस कहता है, हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इतना कहकर बेस माटो के पास भागकर और उसके पास पहुंचकर कहता है, माटो मैं तुम्हें हील करने जा रहा हूँ। माटो से इतना कहते ही बेस माटो को हील करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर हील करने के बाद बेस माटो को सहारा देकर उठाने लगता है। माटो को दोबारा ठीक होता देख लेजिक अपनी एक और अजीबोगरीब टेक्निक से एक और अलग हथियार बना लेता है। लेजिक को दोबारा फाइट के लिए रेडी देख माटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह तो दोबारा फाइट के लिए रेडी है, मैं क्या करूँ? माटो अपनी पिछली फाइट से उभरे इससे पहले ही लेजिक बिजली की रफ्तार से माटो पर लगातार उस वेपन से अटैक कर देता है। अपने अटैक को करने के तुरंत बाद लेजिक दोबारा बेस से कहता है, हे इसे जल्दी हील करो। माटो की ऐसी हालत को देखकर बेस बहुत ज्यादा सदमे में होता है कि ये क्या हो रहा है। बेस को हिलता ना देख लेजिक गुस्से में कहता है, इसे ठीक करो। कुछ देर ऐसा ही चलने के बाद और बार बार बेस के हाथों हील होने के बाद माटो लेजिक की चाल और फाइटिंग टेक्निक को समझने लगा था। तभी लेजिक माटो पर बहुत सारे एनर्जी बॉल का अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अपने पास एनर्जी बॉल को आता देख माटो उन एनर्जी बॉल से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। माटो को अपने एनर्जी बॉल से बचता देख लेजिक अब अपनी पूरी ताकत से माटो पर एनर्जी बॉल का अटैक करता हुआ सोचता है, यह बच्चा सीख रहा है लेकिन अभी भी। इतना सोचते ही लेजिक एक दो ताकतवर एनर्जी बॉल का अटैक माटो की तरफ फेंक देता है। इतने सारे एनर्जी बॉल से बचते बचते माटो भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन तभी माटो को सोचते हुए हैरान हो जाता है और वह हैरान होता हुआ सभी एनर्जी बॉल को देखता है कि इन सभी अटैक ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अब क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। माटो को चारों तरफ से एनर्जी बॉल से घिरा देख बेस हैरान होता हुआ चिल्लाकर कहता है, माटो को छोड़ कर इससे पहले ही वह सारे एनर्जी बॉल एक साथ उससे आकर टकराते हैं। अपने अटैक को करने के बाद लेजिक हैरान होकर पीछे देखता है,
जहाँ हमें माटो दिखता है और इस समय माटो उड़ रहा होता है। इतने सारे अटैक से बचने के बाद माटो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। माटो को उड़ता देख बेस हैरान होता हुआ कहता है, ये उड़ सकता है, ये तो बढ़िया बात है। एक तरफ माटो के सामने खड़ा लेजिक बस माटो को देख रहा होता है कि इस बच्चे में कुछ खास तो है। इतना सोचते हुए माटो को जमीन पर आने का इशारा करता है। उसके इशारे को देखकर माटो कंफ्यूज होता हुआ नीचे जमीन पर आ जाता है। तब लेजिक माटो को देखकर उससे पूछता है, तो तुमने क्या सीखा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हर बार जब सेन को अपनी मौत दिखती है और जब वह अपनी मौत के मुंह से बाहर निकलता है तो वे और ज्यादा पावर लेवल को हासिल कर लेता है। हालांकि यह उतना डरावना नहीं था। तुम सेन जो कि खून और लड़ाई को पसंद करते हो, एक वॉरियर रेस हो, तुम एक शैतानी ग्रुप हो जो बस लड़ाई के लिए जिंदा रहते हैं। लेकिन तुम उन लोगों से डिफरेंट हो, शायद तुम एक हाइब्रिड हो और प्योर सेन अब एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उनके पास कुछ खास चीजें जो वे खतरे में यूज करते थे। तब हम देखते हैं लेजिक के पीछे फुल मून को। फुल मून को देखते ही माटो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और वह धीरे धीरे फुल मून की चपेट में आने लगता है। माटो को रिएक्ट करता ना देख लेजिक उससे पूछता है, क्या तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। फुल मून को देखने के बाद माटो की हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कना स्टार्ट कर देती है। माटो की इस हरकत को देखकर बेस उसके पास आकर उससे पूछता है, माटो बात क्या है। लेकिन इस समय माटो किसी को भी नहीं सुन पा रहा होता है। वह बस मून को लगातार देख रहा होता है। माटो की आंखों को देखकर लेजिक समझ जाता है कि क्या होने वाला है और तभी अचानक से माटो ओजारू फॉर्म में इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद माटो पूरी तरह से ओजारू फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। माटो को इस रूप में देखकर बेस हैरान होता हुआ डर के मारे कहता है, क्या ये क्या है। बेस की बात और ओजारू को देखकर लेजिक कहता है, ये ग्रेट ऐप है। ओजारू में इवॉल्व होते ही माटो इस प्लेनेट पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। माटो अपनी इस फॉर्म में इवॉल्व होते ही इस प्लेनेट पर लगातार अपने मुंह से एनर्जी बॉल का अटैक कर रहा होता है। माटो को इस रूप में देखकर बेस अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि माटो के साथ क्या हो रहा है। इतनी तबाही और अनकंट्रोल ओजारू को देखकर लेजिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। जहां माटो ओजारू फॉर्म में इवॉल्व होकर प्लेनेट पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। माटो को इस फॉर्म में तबाही मचाता देख लेजिक फुल मून की तरफ एक एनर्जी की अटैक को कर देता है कि अगर इसे रोकना है तो यही करना होगा। लेजिक का हमला सीधा मून से जाकर टकराता है जिसके कारण मून डिस्ट्रॉय हो जाता है। मून के डिस्ट्रॉय होते ही ओजारू दोबारा माटो में बदलने लगता है। माटो को दोबारा नॉर्मल देख लेजिक हंसता हुआ कहता है, अच्छा वह मैं प्लेनेट सलग पर मौजूद था, नहीं तो तुम्हें भी पता है नमेकिन कुछ नहीं कर पाता सिवाय इस प्लेनेट के साथ तबाह होने के। लेजिक इतना कहते ही माटो के पास आकर उसे देखते हुए कहता है, ओ क्या तुम जग्गे से है न? और तुम्हारा यह नमेकियन दोस्त सच में बहुत मजेदार है। ये एक जादूगर है जैसे कि हीलिंग करना और बार बार कपड़ों को चेंज करना। लेजिक की बात को सुनकर बेस शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है। तब माटो खड़ा होते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। माटो की बात को सुनकर लेजिक उससे कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं है। माटो को देखकर बेस कहता है, तुम्हारी वे पावर सच में बहुत ज्यादा थी, मुझे लगा कि मैं मारा जाऊंगा, तो क्या यही सीएन पावर है। बेस की बात को सुनकर लेजिक उससे कहता है, एक सीएन की पावर असीम और अनंत है, फ्रीजा भी सीएन पावर से बहुत डरता है। इस तरह से अपनी फाइटिंग पावर को बढ़ाना बेकार है। पहले तुम्हें सीएन की फाइटिंग स्किल को सीखना होगा कि सीएन कैसे काम करते हैं। लेजिक की बात को सुनकर माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, तो मुझे ये कैसे करना होगा। माटो की इस बात को सुनकर लेजिक सीरियस होता हुआ कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे सीएन बंदे से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ, एक ऐसा सीएन जिसके पास मैं तुम्हें भी ले जा सकता हूँ। लेजिक की इस बात को सुनते ही माटो हैरान होता हुआ कहता है, क्या एक सीएन। अपनी बातों को खत्म करते ही माटो, लेजिक और बेस एक दूसरे प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ माटो को उसकी रेस का कोई बंदा मिलेगा। अपनी मंजिल यानी उस प्लेनेट पर लैंड होते ही माटो की नजर सबसे पहले एक ट्री पर जाती है। उस ट्री को देखकर माटो नर्वस होता हुआ कहता है, ये खौफनाक डरावना सा पेड़ क्या है, ये तो सच में बहुत बड़ा है। माटो उस पेड़ से अपनी नजर हटाए उससे पहले ही माटो को किसी के हंसने की आवाज आती है। इस हंसी को सुनकर माटो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं जो माटो को देखकर हंस रहे होते हैं और इन बंदों को देखने पर पक्का है कि ये टल्लेस के टीम मेंबर है। माटो को देखकर डेज हंसता हुआ कहता है, ऐसा लगता है कि ट्रेवलर्स अपना रास्ता भूल गए हैं। डेज की बात को सुनकर रेमंड हंसता हुआ कहता है, तुम यहाँ पर इस समय आए हो जब ये प्लेनेट खत्म होने के नजदीक है, तुम सच में बहुत अनलक्की हो। माटो को देखकर उनके साथ खड़े दो छोटे बंदे जिनका नाम लकेसी और रसिन होता है वे हैरान होते हुए कहते हैं, हे इसकी तो टेल है, क्या ये एक सेन है। उन लोगों को देखकर और उनकी बातों को सुनकर माटो गुस्से में फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है, इनके कपड़े फ्रीजा आर्मी के यूनिफॉर्म की तरह दिख रही है। माटो उन पे हमला करे इससे पहले ही लेजिक माटो को रोकते हुए उनसे हंसता हुआ कहता है, तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे, तुम सभी अभी भी बस कमजोरों को डराने के लायक हो। लेजिक को देखकर एमेंड हैरान होता हुआ हड़बड़ाकर कहता है, क्या तुम सच में तुम लेजिक हो। उन बंदों को डरा देख लेजिक कहता है, बहुत समय बाद मिले, क्या तुम्हारे साथ वह बास्टर टल्लस भी है। इतने में ही वहाँ पर टल्लस आते हुए हंसकर कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। तब हम देखते हैं टल्लस को जो अपने साथियों के साथ खड़ा होकर लेजिक को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। टल्लस को देखकर लेजिक भी हंसता हुआ कहता है, तुम सभी हमेशा से इतने बुरे काम करते हो और हमेशा से करते आ रहे हो, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। लेजिक की बात को सुनकर टल्लस हंसता हुआ कहता है, तुम मेरे सामने बहुत आसानी से घुटने टेक दोगे, अभी या बाद में कभी
भी। अपनी बातों को खत्म करते ही लैजिक माटो से कहता है, ठीक है माटो, वह बंदा एक प्योर सेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह तुमसे बहुत अलग है क्योंकि तुम एक हाइब्रिड हो। जब लड़ाई की बात आती है तो ये प्योर सेन बहुत जीनियस होते हैं। उनके पास कुछ ऐसा है जिसे अकेले कोई भी लड़कर इनकी पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तुम्हारे पास असली फाइट को लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए तुम उनसे फाइट में उनके जितने एक्सपीरियंस और एबिलिटीज को चुरा सकते हो उसे कॉपी और चुराने की कोशिश करो। माटो से इतना कहने के बाद लैजिक टल्लस को देखते हुए कहता है, टल्लस 6 महीने, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास 6 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ, उसे सिखाओ कि सेन कैसे लड़ते हैं। लैजिक की बात को सुनकर माटो पूरी तरह से रेडी था कि मुझे यहीं से ताकतवर बनने की सीख मिलेगी। टल्लस भी लैजिक की बात को सुनकर मुस्कुराता हुआ कहता है, 6 महीने मेरे साथ, मैं इसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। टल्लस की बात को सुनकर लैजिक मुस्कुराता हुआ कहता है, छोड़ो इन बातों को, तुम्हें इसे सिखाने के लिए वह सब कुछ करना होगा जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया था। टल्लस लैजिक की बात को सुनते हुए कहता है, ओके ओके। माटो को टल्लस के हाथों सौंपने के बाद लैजिक बेस को देखते हुए कहता है, ठीक है बेस, हम यहाँ से चल रहे हैं, ये माटो की परीक्षा है, तुम यहाँ पर बस एक बोझ हो। लैजिक की इस बात को सुनकर बेस हैरान होता हुआ कहता है, क्या हम यहाँ नहीं रुकेंगे? लेकिन मुझे भी कुछ करने और सीखने की जरूरत है। बेस की बात को सुनकर लैजिक उससे कहता है, तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर कुछ है जो तुम कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चल रहे हो। उस प्लेनेट से जाते जाते लैजिक माटो को देखकर कहता है, इस बार तुम्हें अपना अकेले ही बेस्ट देना होगा। ये सब प्रो फाइटर है जो यूनिवर्स के चारों ओर तबाही करना पसंद करते हैं। अगर तुम अपने गुस्से को डाउन करोगे तो तुम फ्रीजा से लड़ने से पहले ही मारे जाओगे। लैजिक की बात को सुनकर माटो सीरियस होता हुआ कहता है, ओके, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तब लैजिक माटो के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, माटो कभी हार मत मानना, ठीक है? अपनी मोम को मत भूलना कि कैसे उन लोगों ने तुम्हारे खुशहाल प्लेनेट को तबाह करने के साथ तुम्हारी मोम को भी खत्म किया था। गुस्सा तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, अपने आप को अपने गुस्से से हिट करो। माटो को समझाने के बाद लैजिक माटो से अलविदा लेकर बेस के साथ अपने प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। लैजिक के वहां से जाने के बाद माटो टल्लस को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होता है कि यह बंदा किस तरह की ट्रेनिंग मुझे देगा, ये तो देखने में ही खतरनाक है। माटो को देखकर टल्लस भी मुस्कुरा रहा होता है कि बच्चे, अब तुम्हारी सीएन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। माटो को देखकर टल्लस के टीम मेंबर भी बहुत खुश होते हैं। इतने में ही माटो के सामने डैज कूदकर आ जाता है और माटो को देखकर डैज हंसता हुआ कहता है, बच्चे क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। डैज को देखकर माटो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है कि आज मेरी सीएन ट्रेनिंग का पहला दिन है। और इधर स्पेस में बेस लैजिक से पूछता है, सुनो तो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? बेस की बात को सुनकर लैजिक उससे कहता है, लड़ाई के मामले में तुम पहले से ही माटो के एक कदम पीछे हो, मुझे डर है कि अब तुम पावर में उसका पीछा नहीं कर पाओगे। इतने में ही लैजिक अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है। अपने प्लेनेट पर पहुंचते ही लैजिक बेस को उसी वक्त से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। लैजिक बेस को अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा रहा होता है और साथ साथ बेस से कहता है, हालांकि तुम्हारे पास ऐसी अमेजिंग पावर है जो माटो के पास नहीं है, मैं तुम्हें अगले 6 महीने तक ट्रेनिंग दूंगा। सबसे पहले हमें तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना होगा। अब से तुम्हारी ये ट्रेनिंग बहुत कठिन होने वाली है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। इधर उस प्लेनेट पर जहाँ इस समय माटो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है, तभी माटो एक झटके से डेज के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। माटो के इस पंच के कारण डेज जमीन पर जाके गिरता है। जमीन पर पड़ा डेज माटो को देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहता है, ये बंदा मैंने इसे हल्के में लिया, मुझे इसे कम नहीं आंकना चाहिए था, मैं ही लापरवाह था। डेज पर अटैक करने के बाद माटो अपनी इस पावर को देखकर अपने मन में सोचता है, सच में मैं ताकतवर हो रहा हूँ, इसके लिए मुझे लैजिक को भी थैंक्स करना चाहिए। डेज को हालता देख रासिनो लकेसी हंसते हुए कहते हैं, ओ डेज, मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है, कुछ देर में हमारी बारी आने वाली है। इतना कहते ही रासिनो लकेसी माटो के सामने आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर डेज गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ। डेज की बात को सुनकर रासिनो लकेसी कहते हैं, प्लीज चुप हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। उन दोनों को देखकर माटो कहता है, इस बार मेरे 2 अपोनेंट हैं। इसी दौरान लैजिक बेस को फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा होता है और एक झटके से बेस के पीछे आते हुए कहता है, यहाँ तुम्हारे पीछे। इतना कहकर लैजिक बेस की बैक पर किक से अटैक कर देता है, जिसके कारण बेस जमीन पर जाके गिरता है। तब लैजिक बेस से कहता है, सुनो, की को दिमाग से सोचना काम का नहीं है, अटैक के बारे में मत सोचो, बस इसे महसूस करो। लैजिक की बात को सुनकर बेस कहता है, ओके, मैं इस पर ध्यान दूंगा। और इधर लकेसी और रसिन माटो से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तभी दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, लकेसी, रसिन, हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। इतना कहकर दोनों भाई माटो की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। माटो उन दोनों को आता देख पूरी तरह से तैयार हो जाता है। माटो के पास पहुंचते ही उनमें से एक माटो पर एक झटके से एनर्जी की अटैक कर देता है, जो सीधा माटो से जाकर टकराता है। माटो कुछ करे इससे पहले ही लकेसी माटो पर लगातार किक और पंच से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लकेसी के अटैक से बचते बचते माटो सोच रहा होता है, दूसरा बंदा यहाँ पर नहीं है, वह कहाँ पर छिपा है। इतना सोचते ही माटो लकेसी पर एक किक से अटैक करता है, जिसे लकेसी हंसते हंसते ब्लॉक कर देता है। इतने में ही रसिन लकेसी के पीछे से आते ही एक झटके से माटो पर किक से अटैक करता है, जिसके कारण माटो बहुत तेज रफ्तार से सीधा जमीन से जाकर टकराता है। माटो को जमीन से टकराता देख दोनों भाई एक साथ माटो पर की अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान बेस की को समझने के लिए अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहा होता है। तभी लैजिक
लेजिक उससे कहता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो सभी के अंदर मौजूद होती है, इससे बाहर आने के लिए मजबूर मत करो, अपने आप को शांत करो और इसे धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी की को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम बहुत सी अलग चीजें भी कर पाओगे, जैसे कि तुम उड़ना सीख जाओगे और कीबोर्ड्स भी कर पाओगे जैसे कि मैं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपनी पावर को 0 लेवल पर भी ले जा सकते हैं, मैं इसमें इतना माहिर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता तुम कर पाओ। और इधर लकेसी और रसिन माटो पर की अटैक करके बहुत ज्यादा खुश थे कि लगता है हमने उसे बहुत आसानी से खत्म कर दिया, ये तो किसी कीड़े की तरह था। जहाँ रसिन और लकेसी माटो पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन अटैक के धुएं कटने के बाद माटो को वहां ना देख रसिन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, बास्टर्ड तुम कहाँ छुपे हो। इतने में ही रसिन का शॉटर माटो की एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है, जिसे देखते ही रसिन गुस्से में कहता है वह बास्टर्ड वहां ऊपर है। तब हम देखते हैं माटो को जो दोनों भाई की अटैक से बचकर उनसे दूर खड़ा होता है। माटो को देखकर टल्लेस हैरान होता हुआ कहता है, ओ इसका पावर लेवल 15,000 है। माटो की इस पावर को एमंड भी डिटेक्ट करके कहता है, इसका पावर लेवल टल्लेस के सभी क्रेशर क्रॉप के बराबर है या उससे भी ज्यादा, ये उस जैसे बच्चे के लिए बहुत अधिक है। माटो को देखकर और एमंड की बात को सुनकर कोकोआ माटो से लड़ने के लिए रेडी होने लगता है। तभी टल्लेस एमंड से हंसता हुआ कहता है, लेकिन इस पावर लेवल पर मुझे उसका अपोनेंट बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम लोग इससे मजे लो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर टल्लेस वहां से जाने लगता है। इस दौरान लेजिक बेस को कुछ खाने के लिए देता है, जिसे देख बेस बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है कि ये तो मीट है। बेस को नर्वस देख लेजिक उससे कहता है, बेस मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें पूरा मील खाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग माइंड और बॉडी पाने के लिए और खुद को मरते वक्त तक ट्रेन करने के लिए मील ज्यादा नहीं है। अच्छे से खाओ, अच्छे से मूव करो, अच्छी तरह से आराम करो, ये 3 चीजें तुम्हें जरूर करनी है। तभी हम देखते हैं डैज गुस्से में माटो की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और माटो को देखकर गुस्से में कहता है, रुक जाओ, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। डेज को अपनी तरफ आता देख माटो डेज के लिए रेडी हो जाता है। इतने में ही डेज माटो के पास पहुंचकर माटो पर लगातार अटैक करने स्टार्ट कर देता है। डेज के सभी अटैक को माटो बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। नीचे खड़े रसिन और लकेसी माटो को देखकर गुस्से में कहते हैं, ये कमबख्त बच्चा हमें हल्के में ले रहा है, हम इसे बताएंगे कि टल्लेस की क्रेशर क्रॉप कितनी खतरनाक हो सकती है। इतना कहकर वे दोनों भी माटो के पास पहुंचकर उस पर डेज के साथ लगातार अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं। माटो उन तीनों के अटैक को एक साथ डॉज और ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वे तीनों माटो पर भारी पड़ने लगते हैं। उन तीनों को देखकर माटो अपने मन में सोचता हुआ कहता है, माटो हार मत मानो, हौसला रखो, अपनी माँ को मत भूलो, गुस्सा तुम्हें और जरा ताकतवर बनाएगा, उसी गुस्से के साथ इन पे अटैक करो। इतना सोचते ही माटो गुस्से में उनकी तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। इसी दौरान लेजिक बेस को देखकर कहता है, क्या तुम बस पानी पीते हो, नमकीन सच में बहुत अलग है। इस बात से तो मैं बहुत हैरान हुआ। लेजिक की बात को सुनकर बेस शर्माते हुए मुस्कुरा रहा होता है। माटो को अपनी ट्रेनिंग करते करते कुछ दिन बीत चुके होते हैं और अब वह कोकोआ से फाइट कर रहा होता है। माटो कोकोआ को इस समय अच्छी टक्कर दे रहा था, जिसे देख टल्लेस गुस्से में कहता है, ओह नो, तुम इस कीड़े के साथ क्या कर रहे हो, उसे जल्दी निपटाओ। इतने में ही एमेंड पीछे से माटो पर एक एनर्जी की अटैक कर देता है। इस स्पिन एनर्जी की को अपनी तरफ आता सेंस करके माटो जल्दी से इस अटैक को अपने हाथ से डोज करके उसे अपने से दूर फेंक देता है, जिसके कारण वह स्पिन अटैक सीधा पेड़ से जाकर टकराता है। तब माटो सीरियस होता हुआ कहता है, वाकई में खतरनाक अटैक था, क्या स्किल थी। माटो का ध्यान कहीं और देखकर कोकोआ एक झटके से माटो पर अपने सर से अटैक करने निकल पड़ता है और माटो के पास पहुंचकर वो अपनी पूरी ताकत से माटो के पेट में अपने सर से अटैक करता है। कोकोआ का अटैक माटो से टकराए इससे पहले ही माटो उसके सर को पकड़कर उस पर पंचे से अटैक करके उसे अपने से दूर जमीन की तरफ फेंक देता है। कोकोआ जमीन से टकराए से पहले ही माटो कोकोआ के पास पहुंचकर उस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। माटो की किक के प्रेशर के कारण कोकोआ बहुत तेज रफ्तार से जमीन से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद और कोकोआ को हराने के बाद माटो भी जमीन पर लैंड हो जाता है और इस समय माटो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तभी माटो कुछ फील करते हुए वहां से हट जाता है। तब हम देखते हैं एमंड को, जो माटो को देखकर कहता है, यहाँ पर रेस्ट का टाइम नहीं है। इतना कहते ही एमंड माटो पर अटैक करने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिसके कारण माटो की अगल बगल की जमीन अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है। एमंड की इस टेक्निक को देखकर माटो हैरान होता हुआ कहता है, ये क्या है, बहुत अजीब है, इससे कैसे बचूं। माटो कुछ करे इससे पहले ही एमंड माटो की जगह के साथ माटो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने अटैक को करने के बाद एमंड यह सोचकर हंसने लगता है कि उसने माटो को खत्म कर दिया। एमंड को हंसता देख टल्लेस सीरियस होता हुआ कहता है, तुम बेवकूफ हो जो पहले ही अपनी जीत की खुशी मना रहे हो। टल्लेस के इतना कहते ही हम देखते हैं माटो को, जो एमंड के पीछे पहुंच चुका होता है। माटो को अपने पीछे फील करके एमंड हैरान होता हुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसी वक्त माटो उसके फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। एमंड को भी माटो के हाथों हालता देख टल्लेस गुस्सा होता हुआ कहता है, डैम इट, ये सब एक बच्चे को हराने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, कम वक्त कहीं के, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। इसी दौरान बेस भी अपनी ट्रेनिंग को पूरी मेहनत से कर रहा होता है। इस समय बेस हवा में उड़कर अपने माइंड और की पर फोकस कर रहा था। बेस को देखकर लेजिक मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हें यकीन है कि अब तुम अपनी की पर अच्छे से काबू कर सकते हो? 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं माटो, पता नहीं तुम कितने ताकतवर हो चुके होगे। इधर अब माटो एक एक के बजाय सभी टल्लेस टीम मेंबर को एक साथ हैंडल कर रहा
रहा होता है। इतने महीनों से ट्रेनिंग करने के बाद अब माटो भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। तभी माटो गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए सभी टल्लेस टीम मेंबर को अपनी पावर के प्रेशर से हवा में उड़ा देता है। माटो की इस पावर को देखकर एमंड हैरान होता हुआ कहता है, क्या बंदा है, सच में ये काबिल है। डेज भी माटो की इस पावर को देखकर गुस्से में कहता है, सिर्फ अभी नहीं। इतने में ही एमंड और डेज के बीच में से एक एनर्जी बीम होकर गुजरती है। डेज इस एनर्जी बीम से बचते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है, मास्टर टल्लेस। उन सभी को देखकर टल्लेस गुस्से में कहता है, बस करो और अपना मुंह बंद करो। अपने साथियों से इतना कहने के बाद टल्लेस माटो के पास आकर उससे कहता है, अगला मैं हूँ, अब तुम मुझसे लड़ोगे। माटो से लड़ने से पहले टल्लेस माटो को बैटल सूट देते हुए कहता है, अपने कपड़ों को उतारो और इस बैटल सूट को पहनो। टल्लेस के फेंके हुए सूट को उठाते हुए माटो उस सूट को देखते हुए कहता है, फ्रीजा आर्मी जैसे कपड़े पहनना। माटो की बात को सुनकर टल्लेस हंसता हुआ कहता है, ओ ठीक है, ज्यादा नखड़े मत करो। ऐसा सोचो तुम्हें तुम्हारे सेन साथी ने इसे गिफ्ट के रूप में दिया है। टल्लेस की बात को सुनकर माटो उस सूट को पहन लेता है। माटो के सूट पहनते ही टल्लेस एक एनर्जी बोल का अटैक तैयार करते हुए माटो को देखकर हंसता हुआ कहता है, तुम्हें पूरी तरह से समझना होगा कि तुम एक सेन हो। इतना कहकर टल्लेस अपने एनर्जी बोल को आसमान की तरफ फेंक देता है। एनर्जी बोल को आसमान की तरफ जाता देख माटो हैरान होता हुआ कहता है, वह क्या चीज है। माटो की इस बात को सुनकर टल्लेस कहता है, यह एक पावर बोल है। माटो से इतना कहने के बाद टल्लेस एनर्जी बोल को आसमान में ब्लास्ट कर देता है। इस एनर्जी बोल की रोशनी को माटो बड़ी मुश्किल से देख रहा होता है। तब हम देखते कि टल्लेस ने पावर बोल के जरिए एक आर्टिफिशियल मून को क्रिएट कर दिया होता है। मून को देखते ही माटो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़कने लगती है। माटो को मून के कंट्रोल में देख टल्लेस उस आर्टिफिशियल मून को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वह मून को माटो की तरह ना देख सके। मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद टल्लेस माटो को देखकर कहता है, मैं इस वक्त तुम्हारी तरह एक बंदर नहीं बनना चाहता और मेरी पावर बोल का असर बस कुछ समय तक रहेगा। दूसरी तरफ माटो धीरे धीरे ओजारू फॉर्म में इवॉल्व हो रहा था और कुछ देर में माटो पूरी तरह से ओजारू फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। ओजारू को देखकर टल्लेस हंसता हुआ कहता है, आओ और मुझे अपनी असली फॉर्म की ताकत दिखाओ। अनकंट्रोल माटो जो कि इस समय ओजारू में इवॉल्व हो गया था, वह टल्लेस को देखकर उस पर अटैक करता है। ओजारू के अटैक को देखकर टल्लेस उससे बड़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन तभी ओजारू माटो एक झटके से टल्लेस पर अटैक करता है, जिसके कारण टल्लेस बहुत तेज रफ्तार से पहाड़ों से जाकर टकराता है। टल्लेस के पहाड़ों से टकराने के तुरंत बाद माटो ओजारू भी टल्लेस के पास दोबारा अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। ओजारू माटो को देखकर टल्लेस गुस्से में कहता है, एक ओजारू इतना नरम। इतना कहकर टल्लेस ओजारू माटो के फेस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। इस बैटल के खत्म होने के कुछ देर बाद सभी टीम मेंबर खाने के लिए रेडी होते हैं। खाना खाते खाते टल्लेस माटो से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही जानते थे जिससे कि तुम ग्रे टाइप में बदल गए, लेकिन तुम अपने दिल में कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हो। सेन ऐसे काम नहीं करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम अपने साथ खेल रहे हो। माटो टल्लेस की बात को सुनकर कहता है, क्या यहाँ पर और भी सेन है। माटो की बात को सुनकर टल्लेस सोचता हुआ कहता है, चलो देखते हैं। एक सेन ने मुझसे कहा था कि वह जिंदा है और वह फ्रीजा आर्मी में काम करता है, जिसका मतलब है कि सेन प्रिंस के साथ उनका बंदा नापा और रेडिट थे। एक अफवाह यह भी है कि वेजिटा का भाई टार्बल और पेरेगस का बेटा ब्रोली भी जिंदा है। पेरेगस हमारे एक्स किंग के नजदीक था। उनका कहना था कि कैकरोड भी इस समय अर्थ पर है। टल्लेस की बात को सुनकर माटो नर्वस होता हुआ कहता है, बस कुछ सेन बच गए हैं। माटो की बात को सुनकर टल्लेस कहता है, लेकिन हो सकता है वहाँ तुम्हारी तरह दूसरे हाइब्रिड भी मौजूद हो। इतना कहकर टल्लेस अपनी इवल हंसी हंसते हुए माटो से पूछता है, मैंने सुना था कि तुम्हारी मोम को फ्रीजा के आर्मी के बंदों ने मार दिया था और तुम उसका बदला लेना चाहते हो। फ्रीजा ने कहा था कि प्लेनेट वेजिटा जो कि सेंस का घर था, वह एक मिट्योर के टकराने के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन असल बात तो यह थी कि उस बास्टर्ड फ्रीजा ने हमारे ग्रह को डिस्ट्रॉय किया था। माटो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि फ्रीजा ने सभी सेंस को खत्म किया। तब टल्लेस माटो से दोबारा कहता है, फ्रीजा हमसे डर गया था क्योंकि हम सेंस ज्यादा से ज्यादा पावर को अचीव कर रहे थे और उसे यह डर था कि एक दिन हम सब इकट्ठा होकर उसे खत्म कर देंगे। मैं उस तबाही में सरवाइव कर पाया, थैंक्स लेजी के उस बंदे के लिए। टल्लेस की बात को सुनकर माटो गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे फादर भी फ्रीजा के हाथों मारे गए होंगे। जहां माटो की बात को सुनकर टल्लेस कहता है, तो अब तुम्हें पता लग गया कि जिस बंदे को तुम हराने की सोच रहे हो वह कितना ताकतवर है। अगर फ्रीजा सीरियस होकर फाइट करे तो बहुत आसानी से एक प्लेनेट को मिटा सकता है। अभी तो वह तुम्हें एक हाथ में ही हरा सकता है। माटो से इतना कहते ही टल्लेस हंसने लगता है। टल्लेस के मुंह से फ्रीजा के बारे में ऐसी बात को सुनकर माटो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है कि फ्रीजा इतना ताकतवर है कि उसने मेरे जैसे इतने लोगों को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया। और धीरे धीरे करके वादे के 6 महीने भी बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं माटो को जो अपनी पूरी रफ्तार से टल्लेस के पास पहुंचकर उस पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच टल्लेस भी माटो पर अटैक करता है, लेकिन माटो भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। तब दोनों एक दूसरे पर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर से अपने अटैक को खाली जाता देख टल्लेस गुस्से में एक पावरफुल पंच से माटो के फेस पर अटैक करते हुए कहता है, अब इसे चखो। टल्लेस के इस पंच से माटो अपने आप को संभालता हुआ गुस्से में टल्लेस को दोबारा देखने
फेंकने लगता है। माटो को देखकर टर्लस हंसता हुआ कहता है, क्या बात है, क्या तुमने इतने दिनों से बस इतना ही सीखा है? टर्लस की इस बात को सुनकर माटो गुस्से में सोचता है, सिट कुछ तो करना होगा। इतना सोचते ही माटो दोबारा टर्लस की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। टर्लस के पास पहुंचते ही माटो उस पर लगातार दोबारा अटैक करना चालू कर देता है। माटो के इन सभी हमलों को टर्लस हंसते हंसते डोज कर रहा होता है। तभी एक झटके से टर्लस माटो के हाथ को पकड़ लेता है। अपने हाथ को टर्लस के हाथ में देखकर माटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही टर्लस हंसते हंसते माटो के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसके कारण माटो जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी माटो को सोचते हुए एक झटके से वहां से ट्रांसफर होकर टर्लस के पीछे आते हुए उसके फेस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। माटो के इस अटैक से अपने आप को संभालता हुआ टर्लस माटो को देखकर गुस्से में कहता है, तुम बच्चे अब मरने वाले हो। इतना कहकर टर्लस गुस्से गुस्से में माटो पर लगातार एनर्जी बॉल्स के अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उन सभी एनर्जी बॉल्स को अपनी तरफ आता देख माटो उन सभी को रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि देखना है कि मुझ में क्या चेंज आया है। एनर्जी बॉल जैसे ही माटो के पास आती है, माटो उन सभी एनर्जी बॉल्स को एक एक करके अपने हाथों की मदद से दूसरी तरफ फेंकने लगता है। माटो को ऐसा करता देख टर्लस बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या, लेकिन इस बच्चे ने इतनी आसानी से कैसे? सभी एनर्जी बॉल से बचने के बाद माटो बिजली की रफ्तार से टर्लस के पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है। माटो का यह पंच इतना ताकतवर होता है कि टर्लस के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। तभी माटो एक झटके से टर्लस की बैक पर किक से अटैक करता है, जिसके कारण टर्लस दर्द के मारे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ वह माटो की इस किक के प्रेशर के कारण सीधा पहाड़ों से जाकर टकराता है। पहाड़ों से टकराने के बाद टर्लस मुस्कुराता हुआ माटो को देखकर कहता है, यह कुछ मजेदार लग रहा है, तो इसकी नसों में भी कुछ कुछ सेन का खून बह रहा है। इतने में ही टर्लस की नजर अपने पेड़ की तरफ पड़ती है, जहाँ उसे शक्ति का फ्रूट सेंस होता है। इस फ्रूट को सेंस करते ही टर्लस पेड़ के अंदर घुसकर इस फ्रूट को तोड़ लेता है, ताकि वह इस फ्रूट को खाकर और ज्यादा ताकतवर बन सके। शक्ति के फ्रूट को अपने हाथ में लेकर टर्लस जैसे उसको खाने जाता है, उसी वक्त कोई बंदा आकर टर्लस के हाथ को पकड़ लेता है। अपने हाथ को रुका देख टर्लस गुस्से में कहता है, यह मूर्ख कौन है? तब हम देखते हैं लैजिक को, जिसने टर्लस के हाथ को पकड़ा था। लैजिक को देखकर टर्लस भी चुप हो जाता है। तब लैजिक टर्लस को देखकर सीरियस होता हुआ कहता है, अब ये खत्म हुआ, तुम हार गए हो टर्लस। लैजिक को देखकर माटो हैरान होता हुआ कहता है, लैजिक तुम 6 महीने हो चुके हैं। तब हम देखते हैं बेस की स्पेसशिप को, जो माटो को लेकर अपने साथ आ रहे थे। माटो को देखकर बेस अपने मन में सोचता है, यह बहुत बदल गया है, क्या यह सच में माटो ही है? माटो को देखकर लैजिक हंसता हुआ कहता है, आखिरकार तुम्हें अपनी सेन आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया होगा। लैजिक की बात को सुनकर माटो सीरियस होता हुआ अपने हाथ की तरफ देखता है, जहां हमें शक्ति का फल दिखता है, और माटो इस शक्ति के फल को अपने साथ लेकर आया था। इस फ्रूट को देखकर माटो टर्लस के बारे में सोचता है, जहां वह टर्लस से अलविदा लेकर लैजिक के साथ आ रहा था। तब उस वक्त टर्लस उससे कहता है, लड़के क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? मेरे साथ रहो और इस पूरे यूनिवर्स में हमारे साथ घूमो, अलग अलग स्टार को तबाह करो, मस्त मस्त खाने खाओ और टेस्टी अल्कोहल पियो। क्या तुम ऐसी मजेदार जिंदगी नहीं जीना चाहते? टर्लस की बात को सुनकर माटो सीरियस होता हुआ उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं फ्रीजा को हराना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें फ्रीजा पसंद है और अगर तुम ऐसे ही दूसरे प्लेनेट को तबाह करके वहाँ के लोगों को मारते रहोगे, तो याद रखना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। माटो की इस बात को सुनकर टर्लस हंसता हुआ कहता है, यही लड़के, यही एक असली सेन का रूप है। इतना कहकर टर्लस माटो की तरफ शक्ति के फल को फेंकता है, जिसे माटो कैच करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि यह फल क्या है। माटो को कंफ्यूज देख टर्लस हंसता हुआ कहता है, ऐसा समझो यह तुम्हारे यहाँ से जाने का आखिरी गिफ्ट है। उस फ्रूट को देखकर माटो उसे खाने लगता है। फ्रूट के खाते ही माटो की बॉडी अपने आप पावर से भर जाती है। इस पावर को फील करके माटो बहुत ज्यादा हैरान होता है। टर्लस से अलविदा लेकर माटो लैजिक के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। माटो को जाता देख टर्लस मुस्कुराता हुआ कहता है, ओ उसने मुझे हरा दिया, आखिरकार हम सेन होते ही इतने खास हैं। इतने में ही टर्लस के टीम मेंबर वहाँ पर आते हुए कहते हैं, हे अब ये प्लेनेट किसी काम का नहीं है, तो क्या अब हम अगले प्लेनेट की ओर बढ़े? अपने टीम मेंबर की बात को सुनकर टर्लस हंसता हुआ कहता है, हमारा अगला प्लेनेट कौन सा होगा? यहाँ से तो अर्थ नजदीक है, शायद मुझे अर्थ पर चलना चाहिए, वहाँ जाके कैकरूट को हाई करते हैं। इस दौरान लैजिक के प्लेनेट पर माटो अपनी पावर को बढ़ाकर लैजिक पर हमला करता है, ताकि वह लैजिक को दिखा सके कि उसने इन 6 महीनों में क्या सीखा। अपने अटैक को करने के तुरंत बाद ही माटो लैजिक पर एक एनर्जी की का अटैक करता है। माटो के इस एनर्जी की को लैजिक बहुत आसानी से अपने हाथ से दूसरी तरफ फेंक देता है। इस एनर्जी की से बचने के बाद लैजिक भी एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। लैजिक के इस एनर्जी बॉल को देखकर माटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यह तो बहुत बड़ा है। माटो कुछ करे इससे पहले ही लैजिक अपने एनर्जी बॉल को माटो की तरफ फेंक देता है, जो सीधा माटो से जाकर टकराता है। इस अटैक के कुछ देर बाद हम देखते हैं माटो को, जो लैजिक के इस हमले के कारण थोड़ा बहुत घायल हो गया था, और इस समय माटो अपने घुटने के बल जमीन पर बैठा होता है। माटो को देखकर लैजिक उसके सामने आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब तुम अपनी की को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम इसे अपने अंदर से बाहर निकालने में ज्यादा अच्छे नहीं हो। तुम्हारी ऐसी कमजोर एनर्जी बॉल किसी मक्खी को भी चोट पहुंचाने के काबिल नहीं है। तभी बेस माटो के पास आते हुए हंसकर कहता है, लेकिन यह बहुत अमेजिंग था माटो, इसे सीखने में मुझे पूरे 6 महीने लगे। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो गए हो? लैजिक और
बेस की बात को सुनकर माटो गुस्से में दोबारा खड़े होते हुए लैजिक से कहता है, प्लीज एक बार और। माटो की बात को सुनकर लैजिक कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, हमें अभी के लिए ब्रेक लेना चाहिए, चलो कुछ खाते हैं, तुम अकेले फाइट करके अपनी फाइटिंग काबिलियत को इम्प्रूव नहीं कर सकते। लैजिक की बात को सुनकर माटो कहता है, हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए। इस फाइट से कुछ देर बाद लैजिक माटो से पूछता है, माटो फ्रीजा को हराने के बाद तुम क्या करोगे? लैजिक की बात को सुनकर माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, फ्रीजा को हराने के बाद ओ मुझे भी नहीं पता, अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मैं क्या करूंगा, शायद मैं घर जाकर मोम को इसके बारे में बताता। माटो की इस बात को सुनकर लैजिक कहता है, मैं समझ गया, और माटो सुनो, यह तुम्हारा एक सपना है। लैजिक की इस बात को सुनते ही माटो कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या एक सपना? तब लैजिक सीरियस होकर कहता है, हाँ, तुम इस समय बस अपना बदला लेने के जुनून में हो, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, जिसके कारण तुम इसके आगे नहीं जा सकते। माटो, तुम अभी यंग हो, तुम कैसे ट्रेंड हुए इस पर डिपेंड मत रहो, तुम्हें मुझे भी सरपास करना होगा। फ्रीजा को तुम अपना अल्टीमेट गोल मत समझो, उसके आगे देखो। लैजिक की इतनी बात को सुनने के बाद माटो भी उससे पूछता है, लैजिक, क्या तुम्हारा भी कोई ड्रीम है? नहीं, मेरा बस ड्रीम है कि मैं तुमसे ज्यादा समय तक जिंदा रहूं, इसके अलावा मेरा और कोई ड्रीम नहीं है। मेरे लिए जो कुछ बचा है वह जी भरकर पीना और मरना। नहीं रुको, बस एक ड्रीम जैसी चीज है, शायद माटो तुम मेरी उस इच्छा को पूरा करोगे। इस बात के कुछ समय बाद हम देखते हैं माटो को, जो लैजिक के सामने घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है, और लैजिक माटो के सामने अपनी सोर्ड लेकर खड़ा होता है। लैजिक को देखने पर लगता है कि इस बार माटो ने भी लैजिक को कड़ी टक्कर दी है। तब लैजिक माटो को देखकर कहता है, यह तुम्हारा अंत है माटो, यह कैसे हुआ इसे समझने के लिए कुछ घंटे पीछे जाना होगा। जहाँ माटो लैजिक को देखकर पूछता है, लैजिक, क्या बात है, कुछ गलत हुआ है? तुम कल से ही वहाँ पर खड़े हो। माटो की बात को सुनकर लैजिक कहता है, माटो, आज के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या आज भी कोई ट्रेनिंग नहीं? माटो, ध्यान से सुनो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। माटो से इतना कहने के बाद लैजिक अपनी पावर का यूज करते हुए अपने अगल बगल के पूरे पत्थरों को मिट्टी में मिला देता है, जिसके कारण लैजिक के सामने जितनी भी चट्टानें होती हैं वे सब धूल में बदल जाती हैं। लैजिक की इस पावर को देखकर माटो हैरान होता हुआ कहता है, सारी चट्टानें बस कुछ ही मिनटों में। बेस भी इस पावर को देखकर हैरान होता हुआ कहता है, क्या बात है, अमेजिंग। इतने में ही लैजिक उन दोनों को अपने पास बुलाता है। माटो, बेस कम। लैजिक की बात को सुनते ही माटो और बेस उसके पास आ जाते हैं। तब लैजिक उनसे कहता है, यह तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग है, ठीक है? मतलब इसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं। जहाँ लैजिक बेस को देखकर कहता है, बेस, तुम वहाँ पर जाके खड़े हो, हिलना मत, जो कुछ भी हो यहाँ पर मत आना। लैजिक की बात को सुनकर बेस हैरान होता हुआ कहता है, ओके, लगता है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। बेस से कहने के बाद लैजिक माटो की तरफ देखकर कहता है, माटो, तुम मेरे पीछे आओ। लैजिक की बात को सुनकर माटो लैजिक के पीछे जाने लगता है। लैजिक माटो को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ लैजिक ने अभी कुछ देर पहले सभी पत्थरों को धूल में मिटाकर उस जगह पर एक बड़ा सा बैटलफील्ड बना दिया होता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद लैजिक माटो को देखकर कहता है, जैसा मैंने कहा था, ये तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग होगी, अकेले अकेले मुझसे फाइट करो, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर न जाए। लैजिक की इस बात को सुनकर माटो हैरान होता हुआ कहता है, क्या क्या बकवास है? दूर खड़ा बेस भी लैजिक की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? माटो से इतना कहने के बाद लैजिक अपनी सोर्ड को निकालते हुए दोबारा कहता है, तो स्टार्ट करते हैं। लैजिक को देखकर माटो कंफ्यूज होता हुआ घबरा कर कहता है, लैजिक रुको तो सही। माटो की बात को नजरअंदाज करते हुए लैजिक माटो की तरफ अपनी सोर्ड के साथ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। लैजिक को अपनी तरफ आता देख माटो बहुत हैरान हो जाता है कि लैजिक को हुआ क्या है, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इतने में ही लैजिक माटो के पास पहुंचकर उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। लैजिक के इस अटैक को माटो जैसे तैसे डॉज करता है, लेकिन तभी लैजिक उसी वक्त माटो पर एक और अटैक करता है, जो सीधा माटो के फेस को छूते हुए निकल जाता है। लैजिक के इस सोर्ड अटैक के कारण माटो के मत्थे से खून निकलना चालू जाता है और माटो इस दर्द के कारण चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। माटो को घायल देख बेस चिल्लाता हुआ कहता है, माटो, मैं आ रहा हूँ। बेस को हिलता देख लैजिक गुस्से में उससे कहता है, हिलो मत। लैजिक की इतनी खतरनाक आवाज को सुनकर बेस भी बहुत ज्यादा डर जाता है कि इन 6 महीनों के बाद इसका इतना खतरनाक रूप। बेस को देखकर लैजिक दोबारा गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अगर तुम इस फाइट में दखल दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लैजिक के इतने खतरनाक रूप को देखकर माटो और बेस दोनों बहुत ज्यादा नर्वस थे। तब लैजिक माटो को देखकर कहता है, माटो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम्हारी कमजोरी है कि तुमने आज तक अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को खत्म नहीं किया है। तुम्हारी पोटेंशियल पावर बहुत ग्रेट है, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल सॉफ्ट हो। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो समझ लो तुम फ्रीजा को हराने में असमर्थ हो। लैजिक की इस बात को सुनकर माटो सीरियस होता हुआ कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता लैजिक। माटो की इस बात को सुनकर लैजिक कहता है, माटो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा एक ड्रीम है और मेरा वह ड्रीम तुम ही हो जो मेरे उस ड्रीम को सच कर सकता है। मैंने तुमसे अभी तक अपनी एक बात नहीं बताई, लेकिन पास्ट में मैंने भी फ्रीजा को हराने की कोशिश करी थी। क्या आपने भी फ्रीजा से बैटल करी है? हाँ, तो क्या तुम्हें टर्लस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने टर्लस को आजाद करवाने के लिए फ्रीजा आर्मी से फाइट करी थी और साथ साथ मैं फ्रीजा की एबिलिटी से भी बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए मैंने उससे लड़ने का फैसला किया। मुझे लगता था कि मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। उस वक्त तक फ्रीजा हर बंदे से ताकतवर बनता जा रहा था। फ्रीजा की स्ट्रेंथ असीम और अनंत है।
मैं उससे डर गया और उस समय मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं भाग्यशाली था कि मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद मैं एक भगोड़े के रूप में फेमस हो गया। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि मैं इस रिमोट कंट्रोल प्लेनेट पर छिपा रहा हूँ। लेकिन फिर तुम दिखे। भले ही मैं फ्रीजा से हार गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और यह भी पता है कि वह क्या क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम उसे हराने के लिए काफी हो। मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन करना चाहता था ताकि तुम मुझे हराने के बाद फ्रीजा को भी हरा सको। यही मेरा इकलौता ड्रीम है। इतना कहकर लैजिक माटो को देखकर मुस्कुराने लगता है। लैजिक की इतनी सारी पास्ट की बातों को सुनकर माटो कहता है, लैजिक इतना सब कुछ। इतना सोचते ही माटो लैजिक के साथ मोट की फाइट लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तब माटो लैजिक को देखकर सीरियस होते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि उसके बाद क्या किया जाए, और जब तुमने मुझे अपना ड्रीम बताया तो पक्का उस ड्रीम को सच करना होगा। इसके लिए मैं हार नहीं सकता। इतना कहने के बाद माटो फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। माटो को देखकर बेस चिल्लाता हुआ कहता है, माटो क्या सोच रहे हो। तब लैजिक भी माटो को देखकर हंसता हुआ कहता है, माटो इसके लिए शुक्रिया। माटो को फाइट के लिए रेडी देख लैजिक अब अपने दोनों हाथों में सोट को ले लेता है। माटो और लैजिक इस समय एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी लैजिक माटो को देखते हुए एक झटके से अपनी दोनों सोट के साथ माटो की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। माटो के पास पहुंचते ही लैजिक माटो पर लगातार एक एक करके सोट से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लैजिक के इन सोट अटैक को माटो बड़ी मुश्किलों से डॉज कर रहा होता है, लेकिन लैजिक के ये सारे हमले बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें माटो जैसे तैसे करके ब्लॉक को डॉज कर रहा था। तभी माटो एक झटके से लैजिक की दोनों सोट को पकड़ लेता है। अपनी सोट को माटो के कब्जे में देख लैजिक एक झटके से माटो के फेस पर किक से अटैक करके अपनी सोट को आजाद करवा लेता है। माटो जो कि लैजिक के किक के प्रेशर के कारण बहुत तेज रफ्तार में दूसरी तरफ जा रहा होता है, उसी वक्त लैजिक एक झटके से माटो के पास आकर उस पर दोबारा अटैक करता है। अपने इस अटैक को करने के तुरंत बाद लैजिक एक एनर्जी की का अटैक भी माटो पर कर देता है, जो सीधा माटो से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद लैजिक माटो से कहता है, मैं सीरियस हूँ, सच में मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। दूर खड़ा बेस उन दोनों की फाइट को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ब्लास्ट के धुएं कटने के बाद हम देखते हैं माटो को, जो अपने सर को पकड़कर चिल्ला रहा था और दर्द के मारे गुस्से में कहता है, मेरा सर क्या हो रहा है। माटो की इस कंडीशन को देखकर लैजिक गुस्से में कहता है, क्या बात है, मेरा यह अटैक तो बहुत कमजोर था, अगर तुम दोबारा फाइट नहीं करो तो मैं तुम पे लगातार हमले करते रहूंगा। इतना कहकर लैजिक माटो की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। लैजिक को आता देख माटो भी रेडी हो जाता है। लैजिक माटो पर अटैक करे इससे पहले ही माटो वहां से ट्रांसफर हो जाता है। माटो को जाता देख लैजिक भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है। उन दोनों को देखकर बेस कंफ्यूज होता हुआ कहता है, दोनों ही गायब हो गए। तब हम देखते हैं माटो और लैजिक एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। लैजिक माटो के पंच को डोज करते हुए एक झटके से माटो के फेस पर पंच से अटैक करता है। अपने इस अटैक को करने के बाद लैजिक दोबारा माटो पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन माटो जल्दी से लैजिक के इस हमले से बचते हुए आसमान की तरफ जाकर उसी वक्त लैजिक पर अपने हाथ से की अटैक करता है। माटो के इस अटैक को अपनी तरफ आता देख लैजिक अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बना लेता है, जिसके कारण माटो के सभी एनर्जी बॉल शील्ड से टकराने के कारण डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अपने अटैक को खराब जाता देख माटो गुस्से में कहता है, सीट ये नहीं होना चाहिए था। माटो इतना कहे उसी वक्त लैजिक माटो के पीछे आ जाता है। लैजिक को अपने पीछे फील करके माटो हैरान होता हुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसी वक्त लैजिक माटो पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। लैजिक की है कि कितनी ताकतवर होती है कि माटो बिजली से भी तेज सीधा जमीन पर बहुत बुरी तरह से गिरता है। माटो के जमीन से टकराने के कारण बैटल फील्ड में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। माटो के गिरते ही बेस भी हैरान होकर चिल्लाता हुआ कहता है, माटो नहीं। तब लैजिक मायूस होकर कंफ्यूज होता हुआ अपने मन में सोचता है, बात क्या है, माटो किस अजीब स्थिति से गुजर रहे हो, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तभी माटो गुस्से में जमीन से निकलकर दोबारा हवा में आ जाता है और इस समय भी माटो ने अपने सर को पकड़ रखा था। अपने सर को पकड़कर माटो गुस्से में कहता है, मेरा सर अंदर क्या हो रहा है। इस दौरान हम देखते कि स्पेस में टल्लस का शिप मौजूद होता है। तभी एमंड टल्लस को देखकर कहता है, मिस्टर टल्लस हम लगभग अर्थ के पास हैं। एमंड की बात को सुनकर टल्लस अर्थ को देखते हुए कहता है, जल्दी से सोटा ड्रोन को अर्थ पर भेजो ताकि वे पता लगा सके कि अर्थ की मिट्टी ट्री ऑफ मार्ट को उगाने के लिए सही जगह है या नहीं। टल्लस की बात को सुनकर डेज कंफ्यूज होकर कहता है, मिस्टर टल्लस आपने उसमें ट्री ऑफ मार्ट का एक फ्रूट मार्टो को क्यों दिया। डेज की बात को सुनकर टल्लस अपनी इवल हंसी हंसते हुए कहता है, ओ उस फ्रूट को, जब मैंने उस फ्रूट को किस किया था तब मुझे पता लग गया था। सच कहूँ तो उस ग्रे पर हम जो फ्रूट पैदा कर रहे थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे गिफ्ट के पीछे यही एक रीजन नहीं था, वह तो उसे खाने वाले को पता लगेगा। तब हम देखते हैं माटो को देखने पर लगता है कि उसका माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इतने में ही माटो लैजिक पर दोबारा अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और लैजिक के पास पहुंचकर उसके फेस पर पंच से अटैक करता है। माटो का यह पंच लैजिक से सीधा जाकर टकराता है, लेकिन लैजिक माटो के इस पंच को बड़ी आराम से खड़े खड़े सहन कर लेता है। माटो के पंच को सहन करते ही लैजिक माटो के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है, जिसके कारण माटो जमीन पर गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। माटो की इतनी कमजोर परफॉर्मेंस को देखकर लैजिक जमीन पर पड़े माटो पर किक से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। अपने अटैक को करने के बाद लैजिक अपनी किसी टेक्निक का यूज करके एनर्जी की रस्सियां बनाने लगता है और माटो को उन रस्सियों के अंदर कैदी की तरह बंद कर देता है। उन अननोन एनर्जी रस्सियों को देखकर माटो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि अभी है क्या चीज है, इससे कैसे बाहर निकलूं। तभी लैजिक माटो के पास आकर माटो पर एक एनर्जी की का अटैक करता है। एनर्जी की के साथ लैजिक की एनर्जी रस्सियां भी ब्लास्ट हो जाती है। ये एनर्जी की लैजिक की अभी तक की सबसे खतरनाक एनर्जी की थी। इस ब्लास्ट के प्रेशर को बेस भी बड़ी मुश्किलों से सहन करता
जाता है कि क्या बात है और क्या माटो इससे बच गया होगा। इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं माटो को जो बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। तभी लैजिक माटो के पास आते हुए उसको उठाकर लगातार उसके फेस पर पंच से हमले करना स्टार्ट कर देता है। लैजिक को ऐसा करता देख और माटो की ऐसी कंडीशन को देख बेबस होकर कहता है, माटो नहीं लैजिक क्या कर रहे हो। लेकिन लैजिक तब भी माटो पर पंच से हमले कर रहा होता है। और इधर स्पेस में टल्लस का साथी डेज कहता है, क्या उस फ्रूट को खाने से अजीब लक्षण दिखेंगे। डेज की बात को सुनकर टल्लस हंसता हुआ कहता है, हाँ अगर हम जैसे लोग इस फ्रूट को रेगुलर खाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब डेज कहता है, कौन से और कैसे लक्षण। सुनो, ये फ्रूट खासकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बने हैं। अगर एक एवरेज बंदा इस फ्रूट को खाता है तो चलेगा, लेकिन माटो के लिए एक जरूरी चीज वे फल उस पर अलग असर दिखाएगा, उसका माइंड डिफरेंट हो जाएगा। तब हम देखते हैं लैजिक को जो माटो से कहता है, माटो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम पे कोई हमदर्दी और रहम नहीं करने वाला, ये तुम्हारा अंत है। इतना कहकर लैजिक माटो पर दोबारा अटैक करता है। दूर खड़ा बेस चिल्लाता हुआ कहता है, माटो। अचानक से हम देखते हैं कि माटो ने लैजिक के पंच को अपने हाथ से रोक दिया होता है। अपने पंच को रुका देख लैजिक हैरान होता हुआ कहता है, क्या कैसे। तब हम देखते हैं माटो को जो अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। हो सकता है ये उस फ्रूट का साइड इफेक्ट हो, लेकिन इस समय माटो के अगल बगल से गोल्डन ओरा बाहर निकल रही थी और माटो की आंखें भी पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि माटो के अंदर से धीरे धीरे करके सुपर सैन की पावर बाहर निकल रही थी, जहां माटो अनकंट्रोल होकर लैजिक के पंच को अपने हाथ से रोककर उसे गुस्से से देखने लगता है। अपने पंच को इस तरीके से रुका देख लैजिक हैरान होता हुआ घबरा कर कहता है, ये क्या है माटो में, ये कैसा चेंज है। तभी माटो एक झटके से लैजिक के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। माटो के इस पंच से लैजिक नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है और उसके पीछे माटो उसकी तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा होता है। माटो को अपने पीछे आता देख लैजिक माटो पर एक एनर्जी की अटैक करता है, जिसे माटो बहुत आसानी से दूसरी तरफ फेंकता हुआ लैजिक के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों को मिलाकर लैजिक पर एक जोरदार अटैक करता है। माटो के इस अटैक के कारण लैजिक सीधा जमीन पर जाके गिरता है और इस समय लैजिक जमीन पर अपने घुटने के बल बैठे बैठे कुछ सोचते हुए दोबारा माटो की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन लैजिक माटो पर अटैक करे उससे पहले ही लैजिक माटो को अपने पीछे फील करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पीछे खड़ा माटो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लैजिक माटो को देखकर हैरान होता हुआ कहता है, ये माटो का असली नेचर है। इतने में ही माटो और लैजिक एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी लैजिक माटो पर अटैक करता तो कभी माटो लैजिक पर अटैक कर रहा होता है। उनसे दूर खड़ा बेस उनकी फाइट को देखकर हैरान होता हुआ कहता है, ओ माटो तो बहुत अमेजिंग कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। हमले के दौरान लैजिक माटो पर अपनी सोर्स से अटैक करता है, जिससे माटो बचते हुए लैजिक पर एक जोरदार अटैक करके उसे पहाड़ों के बीच में फेंक देता है। लैजिक पर अटैक करने के बाद माटो गुस्से में दोबारा अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। माटो की बढ़ती पावर को देखकर लैजिक घबरा कर कहता है, यह नहीं हो सकता, उसकी पावर अभी भी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। इतना कहते ही लैजिक माटो पर अपनी सोर्ड के साथ दोबारा अटैक करने के लिए निकल पड़ता है कि अब इसे चखो। माटो के पास पहुंचते ही लैजिक माटो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन लैजिक की सोर्ड का माटो पर कोई भी असर नहीं होता। अपने अटैक को खराब जाता देख लैजिक हैरान होता हुआ कहता है, क्या, लेकिन कैसे। लैजिक कुछ और करे इससे पहले ही माटो लैजिक के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है। माटो के इस पंच के प्रेशर से लैजिक सीधा जमीन से जाकर टकराता है। जमीन पर गिरने के बाद लैजिक खड़े होते होते सीरियस होकर कहता है, माटो वह ताकतवर हो गया है। इतना कहने के बाद लैजिक माटो को देखकर हंसता हुआ कहता है, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से फाइट को एंजॉय किया है। इतना कहकर लैजिक एक पावरफुल एनर्जी की अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है और गुस्से में एक बड़ी सी एनर्जी ब्लेड जैसी एनर्जी की तैयार करते हुए कहता है, तो माटो स्टार्ट करते हैं। लैजिक को एनर्जी की तैयार करता देख माटो भी गुस्से में अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। अपने अटैक को तैयार करते ही माटो से अपनी पूरी ताकत से लैजिक की तरफ फेंक देता है। माटो के अटैक को अपनी तरफ आता देख लैजिक उस पे अपनी एनर्जी ब्लेड से अटैक करके माटो के एनर्जी बॉल को बीच में से काटने लगता है। इन दोनों अटैक के टकराने के कारण बेस अपनी जगह से उड़ जाता है और लैजिक माटो के अटैक को अभी भी अपने एनर्जी ब्लेड से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अपने अटैक को रुका देख माटो एक झटके से दोबारा एक और एनर्जी बॉल का अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है। माटो को एक और अटैक तैयार करता देख बेस हैरान होता हुआ कहता है, एक और दूसरा शॉट। लैजिक भी माटो के दूसरे अटैक को देखकर डरा हुआ कहता है, इडियट, यह दूसरा अटैक बहुत जल्दी है। माटो लैजिक की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने दूसरे अटैक को भी लैजिक की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण माटो का अटैक लैजिक के अटैक को चीरता हुआ सीधा लैजिक से जाकर टकराता है। इस अटैक के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि माटो के अटैक के कारण बैटल फील्ड में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और अपने अटैक को करने के बाद माटो नीचे की तरफ आने लगता है। तब हम देखते हैं लैजिक को जो इस समय जमीन पर अधमरा पड़ा होता है। लैजिक को देखकर माटो उसके पास जाते हुए लैजिक की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाकर उस पर अटैक करने की सोचता है। माटो लैजिक पर हमला करे इससे पहले ही माटो लैजिक की कंडीशन को देखकर अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है और धीरे
धीरे दोबारा उसमें आते हुए कहता है, लैजिक तुम। इतना कहकर माटो भी जमीन पर गिर जाता है। माटो और लैजिक को अधमरा देख दूर खड़ा बेस हैरान होता हुआ उनकी तरफ निकल पड़ता है कि नहीं माटो लैजिक। उन दोनों के पास पहुंचकर बेस माटो से कहता है, क्या तुम ठीक हो माटो? मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगा। बेस माटो को हील करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उससे पहले लैजिक कहता है, बेस। लैजिक की आवाज को सुनकर बेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं लैजिक को जो धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करने लगता है और इस समय लैजिक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। लैजिक को खड़ा होता देख बेस नर्वस होता हुआ कहता है, लैजिक। तब लैजिक गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस फाइट से दूर रहना। लैजिक की इस बात को सुनकर बेस डर के मारे अपने मन में सोचता है, ओह नो, मैंने क्या कर दिया? अब मुझे लैजिक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बेस की इस हरकत को देखकर लैजिक इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में लैजिक बेस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है। लैजिक की इस किक के कारण बेस माटो से बहुत दूर जाके गिरता है। इतने में ही माटो को बेहोश आ जाता है कि लैजिक ये क्या कर रहा है। तब लैजिक माटो को देखकर गुस्से में कहता है, माटो सुनो और यहाँ देखो, असली फाइट अब स्टार्ट होती है। माटो से इतना कहने के बाद लैजिक जमीन पर पड़े माटो पर किक से अटैक करके एक झटके से फेस पर भी पंच से अटैक करता है। अपने अटैक को करने के तुरंत बाद ही लैजिक माटो पर एक स्मॉल एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है, जिसके कारण माटो सीधा जमीन पर जाकर दोबारा गिरता है। माटो के जमीन पर गिरते ही लैजिक माटो के पास आकर उसके पांव पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसके कारण लैजिक की सोर्ड सीधा माटो की थाई को चीरते हुए बाहर निकल जाती है और इस अटैक के दर्द के कारण माटो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। अपने उस अटैक को करने के तुरंत बाद ही लैजिक दोबारा माटो पर सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन इस बार माटो लैजिक के हमले से बचते हुए उसे दूर भागने लगता है। अपने अटैक को बेकार और माटो को भागता देख लैजिक गुस्से में एक झटके से माटो के पीछे आ जाता है। लैजिक को अपने पीछे फील करके माटो बहुत ज्यादा हैरान था कि अब मैं क्या करूं। माटो कुछ और करे इससे पहले ही लैजिक माटो पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण माटो बहुत तेज रफ्तार में सीधा जमीन से जाकर टकराता है। माटो के जमीन पर गिरते ही लैजिक माटो के पास आकर उसे देखते हुए कहता है, सब खत्म हो गया माटो, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। लैजिक की बात को सुनकर माटो जैसे तैसे करके एक एनर्जी बॉल तैयार करता हुआ उसे लैजिक की तरफ फेंक देता है। माटो के इस एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता देख लैजिक उसे बहुत आसानी से डोज कर देता है। इस अटैक को डोज करने के बाद लैजिक माटो पर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहता है, पागल मत बनो और रेस्ट करना बंद करो। इतना कहकर लैजिक माटो पर जैसे ही अटैक करने की सोचता है वह कुछ फील करके और माटो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं माटो को जो एनर्जी बॉल को करने के बाद कहता है, वह बस एनर्जी बॉल नहीं था। माटो की बात को सुनकर लैजिक पीछे मुड़कर देखता है कि ये क्या है। इतने में ही एनर्जी बॉल ब्लास्ट हो जाती है और एक आर्टिफिशियल मून का रूप ले लेती है। इस एनर्जी बॉल से इतनी रोशनी को आता देख लैजिक कहता है, ये लाइट कैसी है? इतना कहकर लैजिक हैरान होता हुआ माटो की तरफ देखते हुए डर के मारे कहता है, ओ नो, ये तो। तब हम देखते हैं माटो को जो धीरे धीरे करके ग्रे टेप में बदलने लगता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।